ये स्टोन स्वॉर्ड एक जनरल स्टोर में 20 साल से पड़ी थी, अनटच्ड और अनवांटेड। सबको लगता है कि ये बस एक कचरे का टुकड़ा है, यूजलेस पीस ऑफ जंक। फिर भी मैं अपना एक एक सिक्का खर्च करके इसे खरीदने का फैसला करता हूँ। मेरे आसपास के लोग हंसते हैं और मुझे ब्रेन डेड बोलते हैं, एक नंबर का पागल, इतनी कमजोर तलवार तो छूने से टूट जाएगी, मॉन्स्टर्स से लड़ना तो दूर की बात है। पर मैं बस स्माइल करता हूँ, क्योंकि मैंने एक मिथिक टियर टैलेंट अवेकन किया है, ऑल रिफाइन। ये किसी भी आइटम की क्वालिटी को एक बार एलिवेट कर सकता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये कितना ऊपर जा सकता है। अगर लक साथ दे तो एक सिल्वर टियर आइटम भी सीधा मिथिक बन सकता है। मेरी पिछली लाइफ में मैं ड्रैकोनिस फेडरेशन के 10 सबसे बड़े वॉरियर्स में से एक था, अ लिविंग गॉड ऑफ स्लॉटर। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड एग्निया और मेरे खास दोस्त ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने बड़े प्लेयर्स के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया और मुझे लगभग खत्म कर दिया, सिर्फ उस सुप्रीम आर्टिफैक्ट के लिए जो मेरे पास था, अबिसल रिंग। ये ट्रॉफी मैंने अकेले अबिसल रिफ्ट की गहराइयों में वहां के सबसे खतरनाक डिवाइन बीस्ट को मारकर जीती थी। कहते हैं ये रियलिटी के लॉस को बदल सकती है, यहाँ तक कि एक बिखरे हुए शरीर को फिर से जोड़ सकती है। मौत के करीब दुख और नफरत मेरे अंदर बराबर भर चुके थे। अगर मुझे कभी दूसरी जिंदगी मिली तो मैं तुम में से एक एक को चीर के रख दूंगा। जब मेरी आंखें खुलती हैं, मैं खुद को 18 साल की उम्र में पाता हूँ, वही अवेकनिंग सेरेमनी वाला दिन। मेरी इंडेक्स फिंगर पर वो पिच ब्लैक रिंग है, उस पर बने पुराने डिवाइन मार्किंग्स पहले ही फीके पड़ चुके हैं। अबिसल रिंग ने सच में वक्त को पीछे घुमा दिया है। मैं अपने अंदर उठते हुए जज्बातों के तूफान को दबाता हूँ। इस सेकंड लाइफ में मैं हर एक पछतावे को मिटा दूंगा और डैनियल और एग्निया अपनी जान देकर इसका कर्ज चुकाएंगे। होस्ट का किलिंग इंटेंट क्रिटिकल थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया है। बाइंडिंग द गॉड स्लेयर क्लास सिस्टम, बाइंडिंग कंप्लीट। एक इनिशियल स्पिन मिला है, अभी यूज करें। अगले ही पल मेरे दिमाग में एक स्पिनिंग व्हील दिखता है जिसपे मिलियंस छोटे चमकदार स्लॉट्स हैं। एक सोच के साथ मैं इसे स्पिन करने का कमांड देता हूँ। सुई तेजी से घूमती है और आखिर में एक गोल्डन स्लॉट पर रुकती है। बधाई हो होस्ट, आपने मिथिक टैलेंट ऑल रिफाइन हासिल किया है। डंजन के अंदर गिरा हुआ कोई भी लूट क्वालिटी में अपग्रेड किया जा सकता है। हर आइटम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिर्फ एक बार रिफाइन किया जा सकता है। मैं दंग रह गया। ये मिथिक टैलेंट किसी भी आइटम की क्वालिटी को फ्रीली बढ़ा सकता है। इसकी पावर लगभग डरावनी है। मैं धीरे से अपनी आंखें बंद करता हूँ। मेरे दिमाग में एक स्टेटस पैनल आता है। क्रेस्ट, क्लास अनअवेकेंड, टैलेंट ऑल रिफाइन, गोल्ड टियर, स्किल्स, गॉड स्लेयर स्ट्राइक लेजेंडरी, फैंटम स्टेप लेजेंडरी, मास्टरी बैक टू बेसिक्स, स्किल्स, टोटल कंसीलमेंट लेजेंडरी, आई ऑफ इनसाइट लेजेंडरी। इस पैनल को देखकर जो सुकून मैंने जबरदस्ती बनाए रखा था वो टूट जाता है। मेरी पिछली लाइफ की कुछ स्किल्स मेरे साथ वापस आ गई हैं। उसी वक्त मेरे पीछे से एक साफ और प्यारी आवाज आती है, हे क्रेस्ट, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन सी क्लास अवेकन करोगे? मैं पीछे मुड़ता हूँ और बस एक पल के लिए मेरी सांस अटक जाती है। सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी है, मासूम चेहरा, एक हल्की स्माइल और सर थोड़ा सा एक तरफ झुका हुआ। उसकी आंखों में एक शांति है, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे याद थी। ये राइली है, मेरी डेस्कमेट। मेरी नजर तुरंत नरम हो जाती है। मेरी पिछली लाइफ के आखिरी पल अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा हैं। जब मुझ पर हर तरफ से मौत का हमला हो रहा था, तब राइली ही अकेली थी जो बिना अपनी जान की परवाह किए मेरे आगे खड़ी हो गई थी। सिर्फ उस पल मुझे समझ आया कि वही अकेली थी जिसने शुरू से अंत तक मुझसे प्यार किया था। वो बिना किसी अफसोस के मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार थी। उसे अब देखकर हजारों ख्याल मेरे दिमाग में उमड़ रहे हैं। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, पर समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूं। मेरी ऐसी गहरी नजर देखकर राइली के गाल गुलाबी हो जाते हैं। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? उसके दिल में मेरे लिए काफी वक्त से फीलिंग्स थीं और उसने कई बार हिंट्स भी दिए थे, पर मैं हमेशा उसे इग्नोर करता था। उसे पता था कि मेरी आंखों में सिर्फ स्कूल ब्यूटी एग्निया ही बसती थी। मिस्टर स्टोनफेस ने आखिरकार इस लेडी पर ध्यान दे ही दिया। बोलने के लिए बहुत देर हो गई है। वो अपने हाथों को कमर पर रखती है और शरारत से मुस्कुराती है। धूप में उसका चेहरा चमक रहा है। जो वो एक्सपेक्ट नहीं करती वो है मेरा अगला मूव। मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ और उसे एक कस के गहरी झप्पी में भर लेता हूँ। राइली वहीं जम जाती है। उसका पूरा शरीर थोड़ा थरथराता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और आंखें लाल रिम्ड हो गई थीं। वो लगभग अपना बैलेंस खो देती है। क्या ये क्या कर रहे हो? मैं उसे धीरे से छोड़ता हूँ। मेरे चेहरे पर एक शांति भरी स्माइल है। मेरा अवेकनिंग बहुत खतरनाक होने वाला है। फिर मैं पलट जाता हूँ। मेरे सीने में हजारों अल्फाज दबे हैं, पर मैं एक भी बाहर नहीं आने देता। राइली का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो अपना सर थोड़ा झुका लेती है और चोरी चुपके मेरी पीठ की तरफ देखती है। अभी भी पूरी तरह संभल नहीं पाई है। नेक्स्ट, डैनियल हिडन कॉम्बैट क्लास आर्मर ब्रेकर, इनेट एट्रीब्यूट रैंक 8 स्टार्स। टीचर के अनाउंसमेंट से भीड़ में एक हैरत भरी लहर दौड़ जाती है। एक 8 स्टार टैलेंट और एरनफॉल फर्स्ट एकेडमी को साल की शुरुआत में ही मिल गया। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, लीडरशिप सीट्स पर बैठे फैकल्टी मेंबर्स भी खुशी से रिएक्ट करते हैं। एक्सीलेंट, साल की क्या जबरदस्त शुरुआत है। मैं स्टेज पर डैनियल को देखता हूँ। मेरे एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक हैं। उसका अवेकनिंग मेरी पिछली लाइफ जैसा ही है। उसका परिवार
ड्रैकोनिस फेडरेशन के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। उन्होंने उस पर बेहिसाब रिसोर्सेज बहा दिए थे उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट्स तक पहुंचाने के लिए, और मैंने भी अपनी पिछली लाइफ में उसमें अपना रोल निभाया था। इस बार मुझे उसे शुरुआत से ही कुचलना होगा। ये खून का कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। जल्द ही राइली की बारी आती है। वो स्टेज की तरफ जॉग करते हुए जाती है और अपनी हथेली अवेकनिंग मोनोलिथ पर रखती है। एक हल्की ग्रे धुंध उठती है और धीरे धीरे एक पुरानी शायद का रूप ले लेती है जो पुराने रूनिक इंस्क्रिप्शन से ढकी हुई है। हिडन कॉम्बैट क्लास, सोल समनर, इनेट रैंक 7 स्टार्स। हॉल फिर से गूंज उठता है। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने मासूम चेहरे वाली लड़की कुछ इतना डार्क और वायलेंट अवेकन करेगी। फिर मेरी बारी आती है। मैं अवेकनिंग मोनोलिथ की तरफ चलता हूँ, एक गहरी सांस लेता हूँ और अपना हाथ उस पर टिका देता हूँ। अगले ही पल दुनिया बदल जाती है। एनर्जी का एक खौफनाक सैलाब जो पहले किसी भी चीज से अलग था बाहर की तरफ फूट पड़ता है। हर स्टूडेंट और टीचर दंग रह जाता है। लीडरशिप रो के फैकल्टी मेंबर्स जो 10 से ज्यादा हैं साफ तौर पर कांपने लगते हैं। क्या ये 9 स्टार से ऊपर का कोई टैलेंट हो सकता है? यहाँ तक कि मैं भी हैरान हूँ। मेरी ओरिजिनल स्टार्टिंग क्लास असैसिन होनी चाहिए थी, पर मेरे चारों तरफ जो फेनोमेनन हो रहा है वो कोई आम असैसिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फिर सिस्टम जवाब देता है, ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन। एक नई क्लास आपके साथ बाइंड हो गई है। हवा में फैली वो डरावनी एनर्जी एक जगह इकट्ठी होकर कंप्रेस होती है और लगभग एक लंबी तलवार की शेप ले लेती है। उसके 3 फुट के ब्लेड के आसपास की जगह में बाल जितनी बारीक दरारें पड़ने लगती हैं। अवेकनिंग कंप्लीट। मिथिक क्लास, ब्लेड सेंट। मेरा सर घूमने लगता है। ये मिथिक है, लेजेंडरी से भी एक पूरा टीयर ऊपर। किसी ने भी शुरुआत से मिथिक क्लास अवेकन नहीं की है। मैं जरूर पूरी हिस्ट्री में पहला हूँ। मैं तुरंत अपनी पैसिव स्किल टोटल कंसीलमेंट एक्टिवेट करता हूँ और अपनी ब्लेड सेंट क्लास को मिलते जुलते नाम वाली स्वॉर्ड चैनलर में डिस्गाइज कर देता हूँ। मैं किसी को नहीं पता चलने दे सकता कि मैं असल में क्या हूँ। इससे जो मुसीबत आएगी उसका कोई फायदा नहीं है। अवेकनिंग मोनोलिथ के पास का फेनोमेनन शांत हो जाता है और एक सिंगल सॉलिड लॉन्ग स्वॉर्ड में बदल जाता है। हर स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर आसमान में लटकी उस विशाल एथीरियल ब्लेड को घूरने लगते हैं और पूरा कैंपस बिल्कुल खामोश हो जाता है। एक लंबे पॉज के बाद अवेकनिंग टीचर मुश्किल से रिजल्ट अनाउंस करते हैं। क्रेस्ट, इनेट एट्रीब्यूट रैंक 10 स्टार्स। जैसे ही ये शब्द कानों में पड़ते हैं हॉल ब्लास्ट हो जाता है। 10 स्टार्स? ये बच्चा किस तरह का मॉन्स्टर है? मुझे लगा डैनियल का 8 स्टार आर्मर ब्रेकर पहले ही इनसेन था, और अब ये एक परफेक्ट 10 स्टार्स। टीचर जारी रखते हैं, हिडन क्लास, स्वॉर्ड चैनलर। हॉल एक पल के लिए शांत होता है, फिर दोबारा चिल्लाने लगता है, नो वे। मुझे लगा ये स्वॉर्ड्समैन होगा। ये स्वॉर्ड चैनलर कैसे है? उफ, जलन के मारे मर ही जाता। कम से कम स्वॉर्ड चैनलर उन मैक्स्ड आउट स्टैट्स को बैलेंस तो कर देता है। भीड़ मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ फुसफुसाती है। एक स्वॉर्ड चैनलर ऊपर से देखने में स्वॉर्ड्समैन जैसा ही लगता है, पर दोनों प्रैक्टिस में बहुत अलग हैं। एक स्वॉर्ड्समैन प्योर मीली क्लास है, इसके ऑपोजिट एक स्वॉर्ड चैनलर क्लोज और लॉन्ग रेंज दोनों में माहिर होता है। एक ऐसी हिडन क्लास जो फिजिकल और मैजिकल अटैक्स दोनों को एक साथ डेवलप करती है। पर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी साफ दिखती है, ये शुरुआत में बहुत ज्यादा वीक होता है। ड्यूल कल्टीवेशन में एक स्टैंडर्ड क्लास के मुकाबले कहीं ज्यादा एट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इसलिए अर्ली स्टेजेस में एक स्वॉर्ड चैनलर एक आम स्वॉर्ड्समैन से काफी पीछे रह जाता है। मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट है। अगर मेरी असली क्लास ब्लेड सेंट एक्सपोज हो गई तो उसके नतीजे एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह होंगे। ये ऐसा रिस्क है जो मैं नहीं लेना चाहता। फैकल्टी सीट्स पर भी उतनी ही जोर शोर से बातें हो रही हैं। हे भगवान, एक हिडन क्लास और इनेट 10 स्टार एट्रीब्यूट्स, ऐसा टैलेंट पूरे एरॉनफॉल सिटी में कहीं नहीं मिलेगा, दशकों से नहीं देखा गया। हाँ, एक स्वॉर्ड चैनलर शुरुआत में वीक होता है, पर इसका लेट गेम पोटेंशियल जबरदस्त है। इसे बस अपने पीक तक पहुंचने के लिए रिसोर्सेज का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। डायरेक्टर होल्टन, तुरंत स्कूल वॉल्ट में जाइए और एक मैरो असेंशन पिल लेकर आइए। मैं इसे इस स्टूडेंट को रिवॉर्ड के तौर पर दे रहा हूँ। प्रिंसिपल ग्रेसन का चेहरा गंभीर है। वो फैसले के साथ अपना हाथ हवा में लहराते हैं। जिस पल मैं स्टेज से नीचे उतरता हूँ मैं देखता हूँ कि डैनियल और एग्निया मुझे घूर रहे हैं, साफ तौर पर हिले हुए हैं। डैनियल की मुट्ठियां बिंची हुई हैं, आंखें काली पड़ गई हैं। वो डैनियल फैमिली का बड़ा बेटा है। उसे इस स्कूल का सबसे टैलेंटेड इंसान होना चाहिए था और मैंने बस उससे सब कुछ छीन लिया। वो झुकता है और एग्निया के कान में कुछ फुसफुसाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या तुम श्योर हो इस बारे में? रिलैक्स, तुम्हें ज्यादा वक्त तक ये बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, मुश्किल से कुछ साल। एक बार जब हम इससे काफी कुछ निचोड़ लेंगे तो हम किसी डंजन के अंदर मौका ढूंढकर इसे खत्म कर देंगे। एग्निया धीरे से सर हिलाती है, उसके चेहरे पर एक ठंडी स्माइल फैल जाती है। मैं ये सब देखता हूँ। दूरी इतनी ज्यादा है कि एक शब्द भी सुनाई नहीं देता, पर मुझे जरूरत नहीं है। मुझे पहले से पता है, जब वो देखते हैं कि मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ तो वो इसे एक ग्रीटिंग समझ लेते हैं। डैनियल तो स्माइल के साथ हाथ भी हिलाता है, बिल्कुल मासूमियत का पुतला बनकर। एग्निया अपने बाल झटकती है और मुझे एक फ्लर्टेशियस विंक देती है, पर अंदर ही अंदर उसके दिल में सिर्फ नफरत है। हाँ, एक कंगाल भिखारी फिर भी कंगाल ही रहेगा।
10 स्टार एट्रीब्यूट्स होने के बाद भी वो अभी भी मेरे पीछे ही रेंग रहा है। पैथेटिक, पर मैं 2 जिंदगियां जी चुका हूँ। मैं उसके पार पूरी तरह देख सकता हूँ। जितना चाहे उतना घमंड दिखाओ, तुम आज की रात जिंदा नहीं बचोगी। मैं शांत और बिना किसी जल्दी के कदमों से अपनी क्लास की तरफ वापस चलता हूँ। मेरे क्लासमेट्स तुरंत मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। एक स्वॉर्ड चैंडलर शायद सबसे फ्लैशी क्लास ना हो, पर मैक्स्ड आउट स्टैट्स लोगों को पतंगों की तरह आग की तरफ खींचते हैं। बहुत से लोग मक्खन लगाने के लिए पास आते हैं, कुछ तो पुरानी दोस्ती का नाटक करते हैं ताकि मेरी नजरों में बने रहें। मैं उन सबको देखकर स्माइल करता हूँ और बात जाने देता हूँ। आप चेहरा जान सकते हैं पर दिल नहीं। इस लाइफ में मैं किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करूंगा। राइली भीड़ के किनारे खड़ी है, मुझे दूर से एक प्यारी स्माइल के साथ देख रही है। उसकी आंखों में मक्खन लगाने का कोई निशान नहीं है। उसे क्रेस्ट पसंद है, सिर्फ वो उसके साथ आने वाली चीजें नहीं। अवेकनिंग सेरेमनी जारी रहती है। बाकी बचे ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास आर्म टैलेंट्स हैं। एक एक्सेप्शन मेरी नजर में आता है, क्लास 4 का ज़ेन। वो एक 9 स्टार हिडन क्लास डेमन हंटर अवेकन करता है। इससे काफी हलचल मचती है, पर मेरे 10 स्टार्स पहले से बोर्ड पर होने की वजह से एक 9 स्टार टैलेंट भी वैसी वेव्स नहीं बना पाता। मैं ज़ेन को देखता हूँ, ख्यालों में खोया हुआ। मेरी पिछली लाइफ में वो बिगनर डंजन के अंदर मर गया था। अवेकनिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद मैं अपने डॉम वापस आता हूँ और अपना पर्सनल स्टेटस पैनल खोलता हूँ। क्रेस्ट लेवल 1, क्लास ब्लेड सेंट मिथिक टियर वर्ल्ड्स ओनली, स्ट्रेंथ 10, कॉन्स्टिट्यूशन 10, एजिलिटी 10, स्पिरिट 10, लक 10, टैलेंट ऑल रिफाइंड प्राइमल स्वॉर्ड सोल, स्किल्स गॉड स्लेयर स्ट्राइक, टोटल कंसिलमेंट, फैंटम स्टेप, आई ऑफ इनसाइट। 10 स्टार फुल एट्रीब्यूट्स का असली मतलब यही है। हर स्टैट 10 से शुरू होता है। लेवल 1 पर टोटल 50 पॉइंट्स का कंबाइंड टोटल। मेरे बेस स्टैट्स पहले ही लेवल 5 के कुछ अवेकेंड फाइटर्स को टक्कर देते हैं। मैं अपने पैनल में एक एक्स्ट्रा टैलेंट देखता हूँ, प्राइमल स्वॉर्ड सॉइल। जिस पल मैं पढ़ता हूँ कि ये क्या करता है, मुझे लगता है जैसे मेरे फेफड़ों से हवा निकल गई हो। ये मुझे कोई भी स्वॉर्ड स्किल सीखने की इजाजत देता है, सारी पुरानी शर्तों को इग्नोर करते हुए। सारी स्वॉर्ड स्किल डैमेज, स्पीड और मास्टरी ग्रोथ 300% तक बढ़ जाती हैं, और जैसे जैसे मेरा रैंक बढ़ेगा ये इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मैं यकीन न करते हुए उन नंबर्स को घूरता हूँ, बाकी सब कुछ एक तरफ रखकर। सिर्फ स्वॉर्ड स्किल डैमेज का 3 गुना होना। इसका मतलब है कि सबसे बेसिक आयरन स्वॉर्ड के साथ भी मुझे पूरा यकीन है कि मैं लेवल 3 से नीचे के किसी भी मॉन्स्टर को अकेले हरा सकता हूँ। और ये तब है जब मैं अभी एक भी स्वॉर्ड तकनीक नहीं जानता, और उसके ऊपर से मेरे पास पिछली लाइफ की स्किल्स अभी भी हैं। प्रैक्टिस में मैं लगभग एक ड्यूल क्लास फाइटर की तरह हूँ, और अगर मेरी तलवार ही काफी नहीं पड़ती तो मैं बस एक डैगर निकाल लूंगा। कल सुबह बिगिनर डंजन नीचे आएगा, हर नया अवेकेंड प्लेयर उसमें खींचा जाएगा बिना किसी एक्सेप्शन के। मेरी पिछली लाइफ में मैंने हिडन बॉस को अवॉइड किया था, वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन इस बार मुझे उसके लिए जाना ही होगा। मैं अभी बस शुरुआत कर रहा हूँ और मुझे हर उस रिसोर्स की जरूरत है जो मुझे मिल सके। थोड़ा सा रिस्क लेना बनता है। मैं अकेला जाऊंगा और उस हिडन बॉस को खुद ही ढेर कर दूंगा। रही बात राइली की, तो वो ठीक रहेगी। मेरी पिछली लाइफ के हिसाब से उसने दूसरे ग्रुप के साथ डंजन बिना किसी खरोंच के सेफली कंप्लीट कर लिया था। अब बदला लेने के बारे में सोचने का वक्त है। मेरे होठों के कोने पर एक ठंडी स्माइल आती है जब मैं उस मैसेज को देखता हूँ जो एग्निया ने अभी भेजा है। क्रेस्ट, क्या तुम मुझे हमेशा से पसंद नहीं करते? वेल, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मैं खुद में ही मुस्कुराता हूँ। बिल्कुल मेरी पिछली लाइफ की तरह एक एक अक्षर वैसा ही है। ये मैसेजेस, बस यही वो चीज थी जिसने उसी रात हमें अपना रिलेशनशिप कंफर्म करने पर मजबूर किया था। मैं तुरंत रिप्लाई टाइप करता हूँ, आज रात मैं बिल्डिंग की रूफटॉप पर, अकेली आना। मैसेज भेजने के बाद मैं कैंपस से निकलता हूँ और अपनी याददाश्त का पीछा करते हुए सीधा एक वेपन शॉप पहुंचता हूँ। अपनी पिछली लाइफ से मुझे पता है कि इस शॉप में एक स्टोन लॉन्ग स्वॉर्ड है। उसके बाहर की पत्थर की लेयर को तोड़ दो और अंदर छिपी असली ब्लेड सामने आ जाएगी। ये एक सिल्वर टियर लॉन्ग स्वॉर्ड है, पर इसके रफ एक्सटीरियर की वजह से किसी ने भी इसकी असली कीमत नहीं देखी। मुझे किसी और के हाथ लगने से पहले इसे हासिल करना है। मेरे आने से वहाँ पहले से जमा स्टूडेंट्स में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे बातें करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। मैं सब कुछ इग्नोर करके सीधा काउंटर की तरफ चलता हूँ। अपनी मिड 20 में एक जवान महिला भीड़ से निकलकर मेरा रास्ता रोकती है। उसने गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पहने हैं और उसके चलने का ढंग वैसा ही है जैसा किसी अमीर खानदान में पैदा हुए शख्स का होता है। एक्सक्यूज मी, डरने की कोई बात नहीं है। मैं इसाबेला हूँ, ओरम कंसोर्टियम की वाइस डायरेक्टर। आज तुम जो भी वेपन खरीदोगे उसका पूरा खर्चा कंसोर्टियम उठाएगा। पूरे कमरे के स्टूडेंट्स की सांस अटक जाती है। ये एक हैरान करने वाला ऑफर है। वेपन शॉप्स दुनिया की सबसे महंगी जगहों में से एक हैं। आम परिवार यहाँ घूमना तक अफोर्ड नहीं कर सकते, खर्च करना तो दूर की बात है। मैं उसकी इनवाइटिंग स्माइल को देखता हूँ और अपने चेहरे को बिल्कुल शांत रखता हूँ। पूरा खर्चा, तुमने कहा? बदले में मुझे असल में क्या देना होगा इसाबेला? मेरा शांत जवाब उसे हैरान कर देता है। उसने अपनी रिसर्च की थी। उसे पता था कि मैं एक गरीब अनाथ हूँ जो शायद यहाँ आने के लिए भी एक एक सिक्का जोड़ रहा था।
उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे ऑफर से बिल्कुल प्रभावित नहीं होऊंगा। ऐसा लगता है कि क्रेस्ट ना सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है बल्कि शार्प भी है। तुमने सही अंदाजा लगाया, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। इसाबेला मुस्कुराती है और भीड़ में इशारा करती है। नीले कपड़ों में एक दुबली पतली लड़की आगे बढ़ती है। ये मेरी छोटी बहन है क्लॉडिया, तुम्हें बस उसके साथ टीम अप करना है और बिगिनर डंजन में उसकी हिफाजत करनी है। बदले में मैं तुम्हारे चुने हुए किसी भी वेपन का पैसा दूंगी। तुम्हारा क्या कहना है? मैं अनमूव्ड हूँ। मैं क्लॉडिया को ऊपर से नीचे तक देखता हूँ। उसकी आंखों में एक शांत गर्व बैठा है। उसका टैलेंट शायद मुझसे कम हो, पर उसके पास पैसा है और बहुत सारा है। इस तरह के अरेंजमेंट्स मेरे लिए नए नहीं हैं। बिगिनर डंजन में सिर्फ नए अवेकन प्लेयर्स ही जा सकते हैं। कोई फैमिली गार्ड्स या हायर्ड मसल उनके पीछे अंदर नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि ओरम फैमिली की दूसरी बेटी बिना किसी प्रोटेक्शन के एक डेडली जोन में जा रही होगी। नेचुरली उसे अपने साथ एक काबिल फाइटर की जरूरत है और मैं एक आइडियल कैंडिडेट हूँ। ये सोच मेरे चेहरे पर एक मुस्कान लाती है। मैं अपनी ठोड़ी रगड़ता हूँ और जितना मासूम एक्सप्रेशन हो सके बना लेता हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे फ्रॉस्टफैंग ड्रैगन ब्लेड चाहिए। जिस पल मैं ये कहता हूँ, इसाबेला की आंखें डगमगाने लगती हैं। उसने साफ तौर पर मुझसे इतनी बड़ी मांग की उम्मीद नहीं की थी। फ्रॉस्टफैंग ड्रैगन ब्लेड, एक डायमंड टियर वेपन, इस शॉप का सबसे अनमोल रतन, जिसकी कीमत करोड़ों एडवेंट कॉइन्स में है। उसके जैसा अमीर शख्स भी इसे तुरंत नहीं निकाल सकता। उसने सोचा था कि एक सिल्वर टियर वेपन मेरे जैसे एक कम इल्म और गरीब स्टूडेंट को खुश करने के लिए काफी होगा। देख रहे स्टूडेंट्स एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। क्या ये बंदा सीरियस है? ये तो बहुत बड़ी मांग है। माना कि वो स्टैट्स के मामले में टॉप टैलेंट है, पर भूलो मत, उसकी क्लास एक स्वॉर्ड चैनलर है। ये शुरुआत में काफी वीक होने के लिए बदनाम है। वो एक डायमंड टियर वेपन है। क्या वो इसे इक्विप भी कर पाएगा? ये एक असली सवाल है। इसाबेला की आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी और गुस्से की झलक दिखती है। मैंने उसे सबके सामने एक कोने में धकेल दिया है। उसका एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। क्या तुम सीरियस हो? मैं मासूम और साफ आंखों से उसकी नजर से नजर मिलाता हूँ और सर हिलाता हूँ। बिल्कुल हूँ। क्या उसमें कुछ गलत है? इस हरकत से इसाबेला के जबड़े भिंचने लगते हैं, पर वो इसे जाहिर नहीं होने दे सकती। एक बिजनेस वुमन के लिए खर्चे और फायदे का हिसाब लगाना ही सब कुछ होता है। उसके परिवार के पास दौलत है, पर इतनी भी नहीं कि बेकार में उड़ा दे। आखिरकार वो एक ठंडी सांस लेती है। आई एम सॉरी क्रेस्ट, क्या तुम कुछ और चुन सकते हो? फ्रॉस्टफैंग ड्रैगन ब्लेड सच में बहुत ज्यादा महंगी है। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी अभी की कॉम्बैट वैल्यू इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करती है। अगर तुम इसके बदले एक सिल्वर टियर वेपन चुनते तो मुझे हाँ कहने में खुशी होती। वो मुझे एक पॉलिश्ड और प्रोफेशनल स्माइल देती है। मैं अपना सर नामे हिलाता हूँ। मेरी आवाज बिल्कुल फ्लैट और फाइनल है। तो फिर रहने दो, या तो वो तलवार या कुछ भी नहीं। इसाबेला के माथे पर हल्की शिकन आती है। उसकी आंखों में नाराजगी की एक झलक दिखती है। क्या तुम श्योर हो? मेरा एक्सप्रेशन नहीं बदलता। बिल्कुल। उसकी नजर ठंडी हो जाती है। वो धीरे से अपना सर हिलाती है। फाइन, तो फिर क्लॉडिया चलो चलें। क्लॉडिया मुझे एक नापीतोली नजर से देखती है। ये पहली बार है जब उसने अपनी बहन को किसी नेगोशिएशन में पीछे हटते देखा है। इससे उस पर एक ऐसा असर पड़ता है जो उसने सोचा नहीं था। ये क्लासमेट सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड ही नहीं है, इसका दिमाग ही कुछ अलग लेवल का है। उनके जाने के बाद मैं एक गहरी सांस लेता हूँ। मेरा इसे एक्सेप्ट करने का कभी कोई इरादा नहीं था, पर सीधा मना करने से सिर्फ और ज्यादा प्रेशर आता। फ्रॉस्टफैंग ड्रैगन ब्लेड मांगना उन्हें पीछे हटाने का सबसे साफ रास्ता था। इसके अलावा मैं डंजन के सबसे खतरनाक जोन में अकेले जाकर हिडन बॉस से लड़ने का प्लान बना रहा हूँ। क्लॉडिया को बेबीसिट करने के लिए साथ ले जाना इसे इम्पॉसिबल बना देता। मैं भीड़ को चीरते हुए अकेले काउंटर की तरफ चलता हूँ। मेरी नजर एक फीमेल अटेंडेंट से मिलती है। मेरे लिए वो स्टोन स्वॉर्ड नीचे उतारो। अटेंडेंट रुकती है, फिर मेरी उंगली के इशारे को ऊपर देखती है। वहाँ वॉल डिस्प्ले केस के पीछे एक पत्थर का ग्रे टुकड़ा लटक रहा है जिसमें गड्ढे हैं, बदसूरत है और मुश्किल से एक लॉन्ग स्वॉर्ड की शेप जैसा दिखता है। ये एक वेपन से कम और एक अधूरी चट्टान जैसा ज्यादा लगता है। तुम कोशिश भी करो तो इससे किसी को चोट पहुंचाना मुश्किल होगा। अटेंडेंट अपनी पलकें झपकाती है, साफ तौर पर कंफ्यूज्ड है। क्या आप श्योर हैं कि आपको यही चाहिए? मैं हाँ में सर हिलाता हूँ। वो एक सांस लेती है और डिस्प्ले स्क्रीन पर कुछ कमांड्स टैप करती है। केस को नीचे करती है और वो स्टोन स्वॉर्ड मुझे पकड़ा देती है। मैं स्टोन स्वॉर्ड को पकड़ता हूँ और अपने हाथ में उसका वजन तोलता हूँ। मेरी आंखों में एक हल्की सुनहरी रोशनी चमकती है जब आई ऑफ इनसाइट एक पल में उस वेपन को स्कैन करता है। स्टोन हस्क सिल्वर टियर एक एफ रैंक डंजन के अंदर एक बीस्ट से ड्रॉप हुई थी। इसके अंदर एक सिल्वर टियर ब्लेड सील है। पिछली लाइफ में मैंने एक स्टूडेंट को ये तलवार खरीदते देखा था। डंजन के अंदर गलती से उसके ऊपर की पत्थर की लेयर टूट गई और तभी असली ब्लेड सामने आई। तभी मुझे पता चला। बिल्कुल बुरा नहीं है। प्राइस क्या है? मैं एक हाथ में तलवार पकड़कर पूछता हूँ। हमारे मैनेजर की पॉलिसी के हिसाब से अवेकनिंग डे पर सारे नए अवेकन प्लेयर्स को उनके एट्रीब्यूट रैंक के बेस पर डिस्काउंट मिलता है। जिसका भी 5 स्टार्स या ऊपर है उन्हें वेपन्स 50% ऑफ पर मिलते हैं। ये स्टोन स्वॉर्ड नॉर्मली 1000 एडवेंट कॉइन्स की है। आपके डिस्काउंट पर ये 500 की पड़ेगी। मैं एक हल्का सा सर हिलाता हूँ। ये मेरे बजट के अंदर है।
दूसरी सिल्वर टियर तलवारें आमतौर पर 10,000 के आसपास से शुरू होती हैं। अगर इसका पत्थर का खोल टूट जाए तो इसकी कीमत कम से कम 10 गुना ज्यादा होगी। और मेरी सारी सेविंग्स इस वक्त पूरे 500 कॉइन्स ही हैं। ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है और वो तलवार मेरी हो जाती है। खरीदने के लिए शुक्रिया। अटेंडेंट एक हल्का सा बो करती है, वही रटी रटाई स्माइल के साथ जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। देख रहे स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? माना कि सस्ता है, पर क्या तुम सच में एक पत्थर से किसी को मार सकते हो? इसे खरीदना बेसिकली सुसाइड है। पर भीड़ में एक चश्मे वाला स्टूडेंट सोचने के लिए रुकता है। स्टोन वेपन्स डंजन्स में हमेशा ड्रॉप होते हैं। नॉर्मली वो कचरा होते हैं, एक हिट और वो बिखर जाते हैं। पर बहुत ही कम चांस ऐसा होता है जब स्टोन वेपन असल में एक सील्ड ब्लेड हो जिसके अंदर असली वैल्यू छिपी हो। क्या वो सच में उस पर गैम्बल करने की कोशिश कर रहा है? उसके शब्दों से भीड़ शांत नहीं होती। बाकी कुछ होना हो, इससे सिर्फ और मजाक उड़ता है। मेरे पिता एक ब्लैकस्मिथ हैं। मुझे अच्छे से पता है कि उसके चांसेस कितने कम हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि हर स्टोन वेपन, इस पूरी शॉप को मिलाकर भी एक ढंग की ब्लेड नहीं निकलने वाली। ऐसे फट्टू सामान पर 500 एडवेंट कॉइन्स खर्च करना। बंदा पक्का पागल है। मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर मैं रुका। मेरे चेहरे पर एक हल्की स्माइल आई। किसी को बेट लगानी है? अगर मैंने इस तलवार को तोड़ा और अंदर से असली ब्लेड निकली तो तुम मुझे 3000 एडवेंट कॉइन्स दोगे। अगर नहीं तो मैं तुम्हें 5000 दूंगा। है कोई तैयार? मेरी आवाज पूरी शॉप में गूंजी। स्टूडेंट, स्टाफ, यहाँ तक कि अटेंडेंट्स भी मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं पूरी तरह सठिया गया हूँ। एक सील्ड ब्लेड निकलने के चांसेस 1000 में 1 या शायद 10,000 में 1 होते हैं। उनके मैनेजर या सबसे पुराने ब्लैकस्मिथ्स तक को इस पत्थर में कुछ खास नहीं दिखा था, और फिर भी मैं इस पर बेट लगाने को तैयार था। ये तो बिल्कुल मुफ्त का पैसा बांटने जैसा था। और स्टूडेंट्स तुरंत आगे लपके। एक चौड़े कंधों वाला स्टूडेंट सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे आया, ऐसे जैसे वो पहले ही जीत गया हो। मुझे ये बेट मंजूर है। मैंने हल्का सा सर हिलाया और उस पर आई ऑफ इनसाइट चलाई। ब्रूटो लेवल 1, क्लास आयरन वैनगार्ड, स्किल फुल फोर्स क्लीव। एक जाना पहचाना चेहरा। कैंपस पर यह बंदा बदनाम है, एक ऐसा बुली जो गरीबों की जिंदगी नरक बना देता है। मेरी पिछली जिंदगी में बिगिनर डंजन के वक्त इसने मेरी पीठ में छुरा भौंका था। इस बार इसे फंसाने में मुझे थोड़ी भी गिल्ट नहीं हो रही थी। चलो इसे ऑफिशियल करते हैं। मेरे सोचते ही हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट पैनल आ गया। बेट की सारी टर्म्स साफ लिखी थी। एक बार दोनों ने साइन कर दिए तो फिर कोई पीछे नहीं हट सकता। अगर मैं जीता तो मुझे सिर्फ 3000 मिलेंगे, अगर हारा तो मेरे 5000 जाएंगे। और सील्ड ब्लेड मिलने के चांसेस वैसे ही मिट्टी बराबर हैं। किसी भी एंगल से देखा जाए ये बेट मेरे लिए एक घटिया डील थी। देखने वाले स्टूडेंट्स दंग रह गए। ये सच में ऐसा कर रहा है, वो भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई मुकर भी नहीं सकता। ब्रूटो ने कॉन्ट्रैक्ट को देखा, थोड़ा हिचकिचाया, फिर फैसला कर लिया। ऑड्स उसके फेवर में बहुत ज्यादा थे। ऐसा कौन मर्द होगा जो ऐसी बेट से पीछे हटेगा? वैसे भी 3000 एडवेंट कॉइन्स उसकी फैमिली के लिए चिल्लर बराबर थे। मुझे मेरी औकात दिखाना ही उसके लिए काफी था। उसने बिना सोचे कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम साइन कर दिया। ब्रूटो ने हाथ बांधे और स्मर्क करते हुए बोला, शुरू करो, फिर तोड़ो अपना ये छोटा सा पत्थर। वैसे मुझे शक है कि तेरे जैसा कंगाल मुझसे हारने पर 5000 जुटा भी पाएगा या नहीं। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। उसका घमंडी चेहरा उतर गया और उसकी जगह एक बेजुबान शौक ने ले ली, क्योंकि उसी पल मैंने उस पत्थर की तलवार को नीचे मारा और उसे चकनाचूर कर दिया, एकदम साफ और सटीक। पूरी शॉप में एक तेज क्रैक की आवाज गूंजी। हर कोई वहां थम गया। शोर एकदम शांत हो गया। पत्थर के टुकड़े झड़कर गिरे और वहां वो थी एक प्राचीन दिखने वाली ब्लैक स्टील स्वॉर्ड। 3 फीट की काली ब्लेड जिस पर गहरे लाल रंग की नसें बनी थीं, जो बिल्कुल धड़कते हुए खून की तरह लग रही थीं। क्रिम्सन वेंड आयरन स्वॉर्ड, सिल्वर, लोअर ग्रेड। स्पेशल ट्रेट, ब्लड ड्रिंकर। किसी मॉन्स्टर को जख्मी करने पर यह ब्लेड उसका खून सोख लेती है और चलाने वाले की हेल्थ रिस्टोर करती है। आई ऑफ इनसाइट ने सारी डिटेल्स दिखा दी थी। मैं बहुत सेटिस्फाइड था। एक ऐसा हथियार जो हर बार दुश्मन को मारने पर मुझे हील करेगा। ये तो हर फाइट में अपने साथ एक पर्सनल डॉक्टर ले जाने जैसा था। वहां खड़े हर इंसान को जैसे बिजली का झटका लगा हो। काफी देर की खामोशी के बाद एक स्टूडेंट ने हिम्मत करके बोला, इसने सच में सील्ड ब्लेड निकाल ली, और देखने से तो ये कम से कम सिल्वर टियर लग रही है। ब्रूटो का चेहरा सफेद पड़ गया जैसे ही उसने उसे देखा। उसने डर के मारे एक कदम पीछे लिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। ये शब्द एक लंबे और दर्दनाक पॉज के बाद निकले। उसने सोचा था कि ये उसका हीरो बनने का मोमेंट होगा, लेकिन इसके बजाय उसका बैंड बज गया था। मैंने अपना चेहरा न्यूट्रल रखा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे कि शुरू से यही होने वाला था। पैसे निकालो ब्रूटो। उसने दांत पीसते हुए ये शब्द कहे। किस्मत अच्छी थी तेरी। फिर उसने अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में 3000 एडवेंट कॉइन्स ट्रांसफर किए। इसका कोई तोड़ नहीं था। इस दुनिया में साइन कॉन्ट्रैक्ट एक अटल कानून है। कोई भी, यहाँ तक कि सबसे ताकतवर लोग भी इसे नहीं तोड़ सकते। अगर पेमेंट मिस हुई तो इंटरेस्ट हर सेकंड के साथ बढ़ता है। उसके पास पैसा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं बिना किसी जल्दबाजी के आराम से उस वेपन शॉप से बाहर निकल गया।
मेरे चेहरे पर वही पुरानी कामनेस बनी हुई थी। ब्रूटो मुझे जाते हुए देखता रहा। उसका चेहरा कभी पीला तो कभी गुस्से से लाल हो रहा था, जैसे अभी फट पड़ेगा। उसका गला बैठ गया था और आवाज कांप रही थी। क्रेस्ट, मैं ये भूलूंगा नहीं। अपने प्राइवेट डॉर्म रूम में वापस आकर मैंने वो तलवार अपने सामने रखी और ऑल रिफाइन एक्टिवेट कर दिया। एक पवित्र सुनहरी रोशनी चमकी और वो तलवार मेरी आंखों के सामने ट्रांसफॉर्म होने लगी। ब्लडथर्स्ट ब्लेड, सिल्वर, अपर ग्रेड। ब्लड ड्रिंकर, मॉन्स्टर को जख्मी करने पर हेल्थ रिस्टोर होगी। ब्लड किल, मॉन्स्टर को मारने पर 30 सेकंड्स के लिए सारे एट्रीब्यूट्स 5 पॉइंट से बढ़ जाएंगे। मैं सच में हैरान रह गया। ये टैलेंट अपने नाम के मुताबिक ही काम करता है। लोअर सिल्वर से सीधा अपर सिल्वर पर जंप और साथ में एक नया स्पेशल इफेक्ट भी अनलॉक हो गया। ब्लेड खुद भी बदल गई थी, पहले से भारी और ज्यादा शार्प। सिर्फ पकड़ने से ही फर्क महसूस हो रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। रात हो चुकी थी, मतलब अब अग्नि से मिलने का वक्त हो गया है। मैं डॉम से अकेले निकला। कुछ ही देर में मैं रूफटॉप पर था, एक साधारण सा डैगर अपनी पॉकेट में छुपाए हुए। गॉड स्लेयर स्ट्राइक अपनी पूरी पावर पर तभी पहुंचता है जब डैगर का इस्तेमाल हो। तलवार के साथ इसकी पावर काफी गिर जाती है। मैं अग्नि को अपनी सबसे खतरनाक मूव से खत्म करने वाला हूँ। क्रेस्ट, क्या तुम्हें सच में ऐसी सुनसान जगह ही चुननी थी? एग्निया एक स्टाइलिश ब्लैक ड्रेस पहनकर आई। उसके चेहरे पर इम्पेशंस साफ दिख रही थी। मैंने कहा था कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है, लेकिन कुछ भी डिसाइड करने से पहले मुझे तुम्हें एक ट्रायल पीरियड से गुजरना होगा। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि तुम कैसा परफॉर्म करते हो। वो एक जानी पहचानी स्माइल के साथ रुकी। मैं अंदर ही अंदर हंसा, ठंडा और खामोश। ट्रायल पीरियड? इसका असली नाम तो ये है कि मुझे एक ओबेडिएंट नौकर की तरह घुमाती रहेगी। दिन रात डंजन्स में लड़ो और फिर सारे रिवॉर्ड्स इसे लाकर दे दो। पीछे मुड़कर देखूं तो मैं कितना बड़ा वाला बेवकूफ था। मैंने अपनी कमाई का लगभग सब कुछ इसे दे दिया था। चांदनी रात में मेरी स्माइल थोड़ी खून खराबे वाली हो गई और एग्निया ने वो महसूस कर लिया। उसके शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? उसने महसूस कर लिया कि मुझ में कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ बढ़ा। मेरे हर कदम के साथ उसे और साफ महसूस होने लगा, एक कातिलाना इरादा, किलिंग इंटेंट, जो मुझसे ठंडी स्टील की तरह निकल रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। वो पैनिक होने लगी। क्रेस्ट, पीछे रहो, मेरे पास मत आओ। उसने अपने हाथ उठाए और डर के मारे धीरे से एक कदम पीछे लिया। मैंने उसे बिल्कुल भाव नहीं दिया। मैं एक झटके में आगे बढ़ा और पॉकेट से डैगर निकाल लिया। जैसे ही उसने डैगर देखा, एग्निया की आंखें खौफ से फट गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना रूथलेस हो सकता हूँ, और अब उसे समझ आया कि मैंने मिलने के लिए इतनी अकेली जगह क्यों चुनी थी। डेस्पिरेशन में वो चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? डैनियल तुम्हें इसकी कीमत चुकवाएगा। मैंने जानबूझकर अपने चेहरे पर कंफ्यूजन दिखाया और रुक गया। तुम डैनियल का नाम क्यों ले रही हो? मेरे रिएक्शन से उसे लगा कि मैं डर गया हूँ। डैनियल की फैमिली ड्रैकोनिस फेडरेशन की 3 सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक है। एक 10 स्टार टैलेंट भी इतनी बड़ी ताकत के आगे नहीं टिक सकता। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। डैनियल ने ही मुझे तुम्हारे करीब भेजने के लिए कहा था। तुमने अब तक गेस कर ही लिया होगा, तो मैं ये नाटक बंद करती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम जैसा कंगाल और मामूली बंदा मुझ जैसी लेडी का दिल बदल सकता है, और तुम मुझे मारना चाहते हो? कितना मजाकिया है। सिर्फ डैनियल का नाम ही तुम्हें ठंडा करने के लिए काफी है। वो वहां अकड़ कर खड़ी रही। उसकी स्माइल एकदम बर्फ जैसी ठंडी और बेरहम थी, लेकिन जो हुआ उसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। मैं कांपा नहीं, मैं पीछे नहीं हटा। जब मैं बोला तो मेरी आवाज एकदम शांत थी। अच्छा है, तो क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? वो एकदम सुन्न हो गई। उसे लगा था कि नाम सुनकर मैं जम गया हूँ, इसीलिए उसने इतनी गंदी बातें कही थी। महम, हिम्मत है तो करके दिखाओ। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। मैं मूव हुआ। मेरा पूरा शरीर एक खून जैसी लाल रोशनी की लहर बन गया, एक ऐसा तूफान जिसने एग्निया को एक पल में निगल लिया। उसे ऐसा लगा जैसे वो खून के समंदर और लाशों के पहाड़ों में डूब गई हो, जहां चारों तरफ रोती हुई रूहें थीं। मेरी ब्लेड ने उसके गले पर एक परफेक्ट लाइन खींच दी। उसकी आंखों में अब सिर्फ यकीन न कर पाने वाला दुख बचा था। उसका सारा घमंड गायब हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे टूटकर गिर जाता है। मैं उसकी बॉडी को नीचे देखता हूँ। मेरे सीने में एक कमाल की सेटिस्फैक्शन है और उसके नीचे थकान की एक लहर। मेरा दिमाग धुंधला होने लगता है। स्पिरिट एनर्जी खत्म होने के ये वार्निंग साइंस हैं। गॉड स्लेयर स्ट्राइक अभी भी बहुत ज्यादा कॉस्ट करता है। मेरे करंट लेवल पर मैं इसे इसकी फुल पावर पर यूज भी नहीं कर सकता। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं नीचे झुकता हूँ और एग्निया की पॉकेट से उसका फोन निकाल लेता हूँ। मैं हमारे बीच के सारे मैसेजेस डिलीट करता हूँ, फिर एक जोर की क्रैक के साथ उस फोन को अपने हाथ से कुचल देता हूँ। जैसे ही मैं अपने डॉर्म वापस पहुँचता हूँ, मुझे दरवाजे के बाहर एक बॉक्स रखा मिलता है। ऊपर एक लेटर है जिसपे प्रिंसिपल ग्रेसन के साइन है। बॉक्स के अंदर 2 चीजें हैं, मैरो असेंशन पिल, गोल्ड, मिड ग्रेड। इससे खाने पर यह बॉडी को अंदर से साफ करती है और फिजिकल एट्रीब्यूट्स को बढ़ाती है। एक इंसान पर यह सिर्फ एक ही बार असर करती है। करंट मार्केट वैल्यू 200,000 एडवेंट कॉइन्स। सरपेंट स्केल शैडो आर्मर, सिल्वर, मिड ग्रेड। इसे एक मास्टर आर्मर स्मिथ ने बनाया है। पहनने पर यह बिल्कुल साइलेंट रहता है और इतना टफ है कि क्लॉज, ब्लेड्स और बाकी शार्प हमलों को झेल सके। मार्केट वैल्यू 5,000 एडवेंट कॉइन्स। मेरी आंखें चमक उठती हैं।
ग्रेसन कंजूसी नहीं कर रहे। ना सिर्फ एक मैरो असेंशन पिल बल्कि एक डिफेंसिव आर्मर पीस भी दिया है। वो साफ तौर पर मेरी प्रोटेक्शन में जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती से दोनों चीजें यहाँ प्राइमरा के स्मिथ्स और अल्केमिस्ट्स ने नॉर्मल मटेरियल से बनाई हैं, डंजन लूट से नहीं। इसीलिए ऑल रिफाइन इन पे काम नहीं करेगा। मैं लेटर की तरफ मुड़ता हूँ। हेलो क्रेस्ट, मेरा नाम ग्रेसन है, एरॉनफॉल फर्स्ट एकेडमी का प्रिंसिपल। बॉक्स के अंदर वाली मैरो असेंशन पिल स्कूल की तरफ से एक गिफ्ट है। आर्मर मेरी तरफ से पर्सनल है। मैंने इस साल के लिए तुम्हारी स्कॉलरशिप भी बढ़ाकर 10,000 एडवेंट कॉइन्स कर दी है। तुम शायद एक दिन बाकी सबसे बहुत ऊपर खड़े होगे। जो भी हो, जब वो दिन आए तो प्लीज ये मत भूलना कि तुमने शुरुआत कहाँ से की थी। तुम्हारी कामयाबी के लिए शुभकामनाएं। ये एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ग्रेसन कोई शॉर्ट टर्म फायदा नहीं देख रहे। वो इस बात पर बेट लगा रहे हैं कि मैं आगे चलकर क्या बनूंगा। ऐसी दूर की सोच उन्हें एग्निया जैसे घटिया और मतलबी लोगों से एकदम अलग लीग में खड़ा करती है। मैं बिना हिचकिचाए वो मैरो असेंशन पिल निगल लेता हूँ। मेरे शरीर से एक हल्की रोशनी निकलने लगती है। कॉन्स्टिट्यूशन +10, एक्सपीरियंस +100, रैंक बढ़कर लेवल 2 हो गई। 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। मैं खड़ा होता हूँ और अपना पैनल चेक करता हूँ। मैं सारे 10 पॉइंट्स एजिलिटी में डाल देता हूँ। एक स्वॉर्ड क्लास की जिंदगी और मौत उसकी स्पीड और फ्लूइडिटी पर टिकी होती है, बिल्कुल उस असैसिन की तरह जो मैं अपनी पिछली जिंदगी में था। फिर मैं लेट जाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और नींद की आगोश में चला जाता हूँ। गॉड स्लेयर स्ट्राइक ने मेरे शरीर को काफी थका दिया था। फिर से फुल स्ट्रेंथ में आने के लिए मुझे आराम की जरूरत है। जब मेरी नींद खुलती है तब तक अगली सुबह हो चुकी होती है। जैसे ही मैं आंखें खोलता हूँ, एक गहरी नीली रोशनी का कॉलम मुझे घेर लेता है। अगले ही पल मेरा शरीर प्राइमरा से गायब हो जाता है। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ, मैं एक जंगल में खड़ा हूँ। वहाँ की हरियाली से एक खतरनाक और जंगली एनर्जी की आवाज आ रही है। मैं ब्लडथर्स्ट ब्लेड निकालता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आगे झाड़ियों से एक चीख सुनाई देती है। एक फीमेल प्लेयर की बॉडी पेड़ों से नीचे गिरती है। उसके शरीर के जख्म साफ इशारा कर रहे हैं कि ये किसी कार्निवोरस ऐप का काम है। फिर एक दहाड़ हवा को चीर देती है। एक विशाल और भयानक ऐप ऊपर की टहनियों से नीचे कूदता है, दोनों हाथ जुड़े हुए जो सीधा मुझ पर किसी हथौड़े की तरह गिरने वाले हैं। मैं एक सटीक पिवट के साथ साइड हटता हूँ और उस इम्पैक्ट से बाल बाल बचता हूँ। मुझे पता था ये होने वाला है। मॉन्स्टर ने उस बॉडी का इस्तेमाल मेरा ध्यान भटकाने और एम्बुश करने के लिए किया था, तो मैंने उसे करने दिया। मैं उसके साथ चला और उसे अपना अटैक पूरा करने दिया। मैं तुरंत पलटकर वार करता हूँ और अपनी ब्लेड उस ऐप की खोपड़ी पर मारता हूँ, जिससे वहां एक गहरा जख्म बन जाता है। लेकिन वो ढेर नहीं होता। वो एक चीख निकालता है और दोबारा मुझ पर लपकता है। मैं हैरान हूँ। मैंने अब तक कोई स्किल यूज नहीं की है, लेकिन मैं एक सिल्वर वेपन चला रहा हूँ जिसके पीछे मैक्स्ड आउट स्ट्रेंथ और एजिलिटी है। एक मामूली मॉन्स्टर को इतनी देर नहीं टिकना चाहिए था। मैंने इनसाइट चेक किया। ब्लड क्लॉ ऐप किंग, लेवल 3, स्ट्रेंथ 28, कॉन्स्टिट्यूशन 24, स्किल ग्राउंड स्लैम। तो ये बात है, ये कोई नॉर्मल कार्निवोरस ऐप नहीं है, ये ऐप किंग है। कोई हैरानी नहीं कि इसका साइज अपनी प्रजाति के बाकी सबसे बहुत बड़ा है। जैसे ही उसका हमला नीचे गिरता है, मैं गायब हो जाता हूँ और सीधा उसके पीछे प्रकट होता हूँ। फैंटम स्टेप मेरे करंट लेवल पर अभी भी पूरी तरह इनविजिबिलिटी देता है। इतनी जबरदस्त स्पीड के साथ ये लगभग किसी भी अटैक से बच निकलता है। पर कैच क्या है, ये बस एक पल के लिए रहता है और इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मैं ऐप किंग के पीछे प्रकट होता हूँ और अपनी ब्लेड सीधा उसकी खोपड़ी के पीछे से भेदते हुए दिमाग के अंदर घुसा देता हूँ। एक परफेक्ट किल। मेरे सामने एक स्क्रीन आती है। बीस्ट डिफीटेड, लूट, होराइजन कट, ब्रॉन्ज, लोअर ग्रेड, स्किल स्क्रॉल। बुरा नहीं है, ये सिर्फ ब्रॉन्ज टियर है, पर मेरी क्लास को सूट करता है और वही मायने रखता है। ग्लोबल चैनल पर एक मैसेज फ्लैश होता है। ड्रैकोनिस फेडरेशन के एक स्वॉर्ड चैनलर ने पहला किल स्कोर किया है। उस प्लेयर को टाइटल मिलता है फर्स्ट ब्लड। ड्रैकोनिस फेडरेशन के सारे प्लेयर्स को एक हीलिंग पोशन दी जाती है और देखते ही देखते पूरे देश के हर प्लेयर के हाथ में एक रिकवरी वाइल आ जाती है। ग्लोबल चैनल एकदम फट पड़ता है। वेट, इस साल पहला किल ड्रैकोनिस फेडरेशन के प्लेयर ने किया? एक स्वॉर्ड चैनलर? क्या ये एरॉनफॉल फर्स्ट एकेडमी का वही क्रेस्ट बच्चा है, वो 10 स्टार वाला? पर फिर इस साल आसपास के शहरों में और भी कई स्वॉर्ड चैनलर्स हैं। कोई भी हो सकता है। मेरा स्टेटस पैनल अपडेट होता है। एक नया टाइटल स्लॉट आ जाता है, फर्स्ट ब्लड, परमानेंट बोनस, सारे एट्रीब्यूट्स +5। मैं अपने हाथ में मौजूद स्किल स्क्रॉल को देखता हूँ। ब्रॉन्ज टियर है, पर मैं इसे रिफाइन कर सकता हूँ। बस एक सोच के साथ वो स्क्रॉल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये अब एक सिल्वर टियर स्किल स्क्रॉल बन गया है। ड्रॉ स्लैश सिल्वर लोअर ग्रेड। ब्लेड को वापस उसकी शीथ में रखो, मन को फोकस करो। एक मोशन, एक कट। मैं एक्साइटमेंट की एक लहर महसूस किए बिना नहीं रह सका। एक ही रिफाइन में ये 2 सब टियर्स ऊपर कूद गया। मैं इसे तुरंत यूज करता हूँ। वो तकनीक मेरे अंदर दौड़ने लगती है। एक तेज झंकार ब्लेड क्राई हवा में गूंजती है, जब मेरा पूरा शरीर गहरी नीली रोशनी का एक घुमावदार आर्क बन जाता है, जो एक ही फ्लूइड मोशन में साइडवेज कट करता है। जहां से भी ये गुजरता है, जमीन पर एक साफ लकीर बन जाती है। आधा मीटर चौड़ा एक पेड़ तना
ट्रंक से 2 हिस्सों में साफ कट जाता है। मैं दंग रह गया। एक स्टैंडर्ड सिल्वर टियर स्किल को इतना जोर से हिट नहीं करना चाहिए। ये पक्का प्राइमल स्वॉर्ड सॉइल का कमाल है। हर स्वॉर्ड तकनीक की पावर और स्पीड को 3 गुना कर देना, ये सच में कुछ अलग ही चीज है। मैं घने जंगल में और अंदर जाता हूँ। रास्ते में कुछ छोटे म्यूटेंट क्रिएचर्स निकलते हैं। उन सबको बिना किसी मेहनत के काट दिया जाता है। कुछ ही देर में मैं लेवल 4 पर पहुंच जाता हूँ। बाकी नए अवेकन प्लेयर्स के मुकाबले मैं पहले से ही एक खौफनाक ऊंचाई पर हूँ। मैं दूर देखता हूँ। एक्सप्रेशन एकदम फोकस्ड है। हिडन बॉस क्रिम्सन रॉक कैवन के पार है और मेरी करंट जगह से वहां पहुंचने में अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा। मैं फुल स्पीड में आगे बढ़ता हूँ। जो भी मॉन्स्टर सामने आता है उसे बिना हिचकिचाए साफ कर दिया जाता है। लूट की बारिश होती है और मेरा इन्वेंट्री भर जाता है। ये कत्लेआम चलता रहता है और मैं देखते ही देखते लेवल 5 पर पहुंच जाता हूँ। रास्ते में कई नए स्किल स्क्रॉल्स ड्रॉप होते हैं। उनमें से एक जो ब्रॉन्ज लोअर ग्रेड की बेसिक स्वॉर्ड तकनीक थी, रिफाइन के बाद सिल्वर मिड ग्रेड की थंडर स्ट्राइक ब्लेड आर्ट बन जाती है। मैं मुस्कुराता हूँ और उस स्क्रॉल को अपनी हथेली में मसल देता हूँ। जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ, ब्लडथर्स्ट ब्लेड के चारों तरफ कड़कती हुई बिजली लिपट जाती है। ये बिल्कुल एक एन्चैंटमेंट जैसा है। ब्लेड की शार्पनेस और स्ट्राइकिंग पावर एक पूरे लेवल से ऊपर चली जाती है। झाड़ियों से एक ग्रे बैक्ड वाइल्ड वुल्फ निकलता है और सीधा मुझ पर लपकता है। मैं अपनी ब्लेड उठाता हूँ और कट करता हूँ। एक पल में बिजली उस वुल्फ के आर पार होती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। जैसे ही मैं तलवार को शीथ करने के लिए मुड़ता हूँ, आगे जंगल की गहराइयों से बहुत सारी दहाड़ें सुनाई देती हैं। मेरी पकड़ मजबूत हो जाती है। मैं देखता हूँ तो दर्जनों ग्रे बैक्ड म्यूटेंट वुल्व्स हर तरफ से घेरने लगते हैं। तेज हैं, स्टील जैसे क्लॉज जो किसी इंसान के शरीर को आसानी से चीर सकते हैं। मेरे अंदर एक ठंडक सी दौड़ गई। इस वक्त मेरी किस्मत इससे बुरी नहीं हो सकती थी। ये कम से कम एक छोटा बीस्टाइड है। नए प्लेयर्स का कोई भी नॉर्मल स्क्वाड अगर इससे टकराता तो उन्हें पता चलने से पहले ही वो मारे जाते। एक पल के लिए मैं अपने ऑप्शंस तोलता हूँ। फैंटम स्टेप मुझे बाहर निकाल सकता है। वुल्व्स की तादाद मुझे साफ निकलने से नहीं रोक सकती, पर वो सारा एक्सपीरियंस, मैं सच में उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं अपने होठों पर जबान फेरता हूँ। मेरी आंखों में एक तेज भूखी झलक आती है। इनसाइट पूरे पैक को स्कैन करता है। उनकी एजिलिटी काफी है, पर फिर भी मुझसे एक लेवल नीचे है। मैं लड़ने का फैसला करता हूँ। हाथ में ब्लडथर्स्ट ब्लेड है तो हर किल मेरे कंडीशन को तुरंत रिस्टोर कर देगा। अगर मैंने इस पूरे पैक को साफ कर दिया तो मैं कई और लेवल्स पालूंगा, कम से कम। मैं दहाड़ा और ड्रॉ स्लैश चलाते हुए आगे बढ़ा। वुल्व्स के अंदर डर नाम की चीज नहीं थी। उनके पास नंबर्स थे और पूरा जंगल हर तरफ से उनकी भटकती हुई चीखों से भर गया। मैंने तलवार चलाई। बिजली ब्लेड के चारों तरफ लिपटी हुई थी। मेरे मूवमेंट्स इतने तेज थे कि सब धुंधला गया। पैक जितना भी फास्ट हो, उनकी हरकत मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप के आगे बच्चों का खेल थी। थंडर स्ट्राइक, ब्लेड आर्ट और ड्रॉ स्लैश एक साथ दोनों की कंबाइंड पावर तेजी से मल्टीप्लाई हो रही थी। बस कुछ ही सांसों में कई वुल्व्स ढेर हो चुके थे और मेरा एक्सपीरियंस टोटल बस चढ़ता ही जा रहा था। मैं एक मशीन की तरह मूव कर रहा था। एकदम ठंडा चेहरा, बेरहम, बिना रुके ब्लेड बस चल रही थी। थोड़ी ही देर में एक भी खड़ा नहीं बचा। फिर पेड़ों से टकराता हुआ कुछ नया बाहर निकला। एक विशाल वुल्फ, फर इतनी सिल्वर व्हाइट जैसे चांदनी में नहाई हो। उसका फ्रेम पैक के बाकी वुल्फ से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एकदम अलग लीग की चीज थी। इसकी स्पीड खौफनाक है। इसने एक पल में दूरी खत्म कर दी और इससे पहले कि मैं रिएक्ट कर पाता, इसने मेरे हाथ को छू लिया। 2 लंबे गहरे जख्म, खून तेजी से बहने लगा। अगर आधा सेकंड और देरी होती तो शायद मेरा पूरा हाथ ही चला जाता। मैंने इनसाइट चेक किया। सिल्वर बैक वुल्फ किंग, लेवल 6, स्किल्स सिल्वर क्लॉ स्लैश, फैंग रिप, रैपिड चार्ज। वुल्फ किंग अपने अगले शिकार के लिए मेरे चारों तरफ घूम रहा था। मैं उसे घूरता रहा। एक्सप्रेशन एकदम फ्लैट। मैंने तलवार को शीथ किया, फिर आगे बढ़ा। जख्म होने के बाद भी पहले अटैक करने का फैसला किया, क्योंकि पिछली एक्सचेंज में ड्रॉ स्लैश की मास्टरी मैक्स हो गई थी और वो अपग्रेड होकर फ्लैश ड्रॉ सिल्वर मिड ग्रेड बन गया था। मैंने ब्लेड को जोर से पकड़ा। स्पिरिट एनर्जी मेरे हाथ से निकलकर तलवार में गई और एक पल में पूरी ब्लेड कड़कती हुई बिजली की लहरों से भर गई। अगले ही पल मैं गहरी नीली बिजली की एक लकीर बन गया। ब्लेड ने रोशनी की एक लाइन छोड़ी और मैंने सीधा आर पार काट दिया। ये स्लैश इतना फास्ट था कि वुल्फ किंग को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला और वो जमीन पर ढेर हो गया, खत्म। वुल्फ किंग मारा गया। एक्सपीरियंस प्लस 500, फ्लैश ड्रॉ मास्टरी प्लस 145, थंडर स्ट्राइक, ब्लेड आर्ट मास्टरी प्लस 100, लूट, आयरन क्लीव बोन स्प्लिटर, वुल्फ किंग्स हार्ट। बाकी बचे वुल्व्स वहीं जम गए। फिर पैनिक होने लगे। ज्यादा फट्टू वाले तो पलटकर भागने भी लगे थे। मैंने तुरंत पीछा किया। उस पैक के बीच में एक साये फैंटम की तरह मूव करते हुए। एक भी नहीं बचा। एक एक वुल्फ मेरी ब्लेड से मारा गया। मेरा लेवल सीधा 10 पर पहुंच गया। इसकी स्पीड का कोई मुकाबला ही नहीं है। रैंक अप क्वेस्ट, क्रिम्सन रॉक कैवन के गार्डियन को खत्म करो। रिवॉर्ड, फर्स्ट रैंक ब्लेड सेंट बनो। जब मामूली प्लेयर्स अपना रैंक अप क्वेस्ट पूरा करते हैं तो वो अपनी पहली असली क्लास चुन सकते हैं। स्वॉर्ड शील्ड फाइटर, डुअलिस्ट, ब्लेड टेक्नीशियन वगैरह। मेरे लिए ये अलग है। ब्लेड सेंट पहले से ही सबसे ऊंची क्लास है। बस एक ही रास्ता है, आगे बढ़ो, एट्रीब्यूट्स बढ़ाओ और स्किल्स को मजबूत करो।
कोई ब्रांचेस नहीं, कोई चॉइस नहीं। मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला और ज्यादातर एट्रीब्यूट पॉइंट्स एजिलिटी में डाल दिए और कुछ स्पिरिट में। सारी स्किल्स स्पिरिट एनर्जी से चलती हैं और मैं इसे खत्म होने का रिस्क नहीं ले सकता। एजिलिटी 100 के पार चली गई। ब्लेड्स एंड क्लास स्किल अनलॉक हो गई। स्वॉर्ड डांस मास्टर प्लैटिनम लोअर ग्रेड। अब मैं किसी भी तरह की स्वॉर्ड टाइप वेपन इक्विप कर सकता हूँ, चाहे लेवल या क्लास रिक्वायरमेंट कुछ भी हो। मेरे हाथ में आते ही हर स्वॉर्ड वेपन की शार्पनेस डबल हो जाएगी। मेरी आंखें चमकी। ये एक पावरफुल इफेक्ट है। इसका मतलब है मैं गेम की सबसे हाई टियर स्वॉर्ड्स यूज कर सकता हूँ। अभी मेरे पास स्किल्स का एक सॉलिड सेट है। अब वक्त है क्रिम्सन रॉक कैवर्न से भिड़ने का। मैंने अपनी याददाश्त के हिसाब से रास्ता पकड़ा और निकल पड़ा। एक बार हिडन बॉस गिर गया तो डंजन खत्म हो जाएगा। उसी सोच के साथ मैंने टोटल कंसीलमेंट एक्टिवेट कर दी। अपना किल काउंट और लेवल पूरी तरह छुपा दिया। एक बार ये एक्टिव हो गया तो डंजन का एब्सोल्यूट सिस्टम भी इसे ट्रैक नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं किसी लीडर बोर्ड पर नहीं दिखूंगा। फिलहाल मैं यही चाहता हूँ, पर कंसीलमेंट कितनी भी गहरी हो, जब डंजन खत्म होगा असली रैंकिंग सामने आ ही जाएंगी, और जब वो आएंगी तो मेरा रिजल्ट पूरी दुनिया को हिला देगा। अभी के लिए मुझे शांत रहना है। जब मैं हिडन बॉस का सामना करूं, मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता। उसी वक्त एरॉनफॉल फर्स्ट एकेडमी के एक कॉन्फ्रेंस रूम में स्कूल का सीनियर स्टाफ एक तनाव भरी खामोशी में खड़ा था। सबकी आंखें सामने स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। बिगनर डंजन 144, लीडर बोर्ड फर्स्ट प्लेस पर लेवल 8 का लुकास, सेकंड लेवल 7 जेन, थर्ड प्लेस पर लेवल 6 का प्लेयर ए। एरॉनफॉल और आसपास के सिटीज से आए नए स्ट्रॉन्ग टैलेंट्स ने रैंकिंग्स भर दी थीं, लेकिन क्रेस्ट का नाम दूर दूर तक नहीं था। टॉप 500 में भी कहीं नहीं। आखिर चल क्या रहा है? उसकी क्लास भले ही स्वॉर्ड चैंडलियर हो, पर उसके स्टैट्स मैक्स्ड हैं। अगर उसके स्किल्स अभी पूरी तरह डेवलप नहीं भी हुए, तब भी सिर्फ शीर फोर्स से ही वो कुछ किल्स तो आराम से निकाल लेता। वो टॉप 500 में भी कैसे नहीं है? प्रिंसिपल ग्रेसन हाथ बांधे खड़े थे। चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन था। उन्होंने क्रेस्ट पर काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और उनका हर एक रिटर्न इस बात पर डिपेंड करता था कि क्रेस्ट वैसा ही बने जैसा उसे बनना चाहिए। अगर क्रेस्ट बिगनर डंजन में ही मर गया तो ये एरॉनफॉल फर्स्ट एकेडमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। एक लेडी कॉन्फ्रेंस रूम में इंटर करती है। वो अपने हाथ पीछे बांध कर खड़ी होती है, चेहरा बिल्कुल सपाट। ग्रेसन तुरंत खड़े हो जाते हैं और बाकी स्टाफ मेंबर्स बो बो करते हैं। डिप्टी मेयर वेलकम। वो लेडी हल्का सा सिर हिलाती है। ये विक्टोरिया है, एरॉनफॉल सिटी की करंट डिप्टी मेयर। मैंने सुना था कि आपके स्कूल ने इस साल कुछ कमाल के टैलेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन फिर भी मुझे वो स्टूडेंट क्रेस्ट कहीं नजर नहीं आ रहा जिसका आपने जिक्र किया था। लीडर बोर्ड में तो कहीं नहीं है। ग्रेसन के माथे पर पसीना आ जाता है। माय अपोलॉजीज डिप्टी मेयर विक्टोरिया। एक डिटेल है जो मैंने मेंशन नहीं की थी। क्रेस्ट की क्लास स्वॉर्ड चैंडलियर है। इसकी अर्ली गेम कॉम्बैट स्ट्रेंथ अक्सर थोड़ी वीक साइड पर होती है। ग्रेसन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते। एक स्वॉर्ड चैंडलियर के लिए भी और वीक अर्ली गेम को ध्यान में रखते हुए भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतना पीछे रह जाए। किसी एक डंजन के टॉप 500 में भी नहीं। ग्रेसन और बाकी फैकल्टी मेंबर्स पर प्रेशर साफ दिख रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या क्रेस्ट की किस्मत सच में इतनी खराब हो सकती है कि सीधा मॉन्स्टर्स के झुंड के बीच गिरा और आते ही मारा गया? प्लीज अभी इतना पैनिक मत कीजिए डिप्टी मेयर। क्रेस्ट के अलावा हमारे पास इस साल और भी स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट्स हैं। जेन 9 स्टार टैलेंट, हिडन क्लास, डेमन हंटर। क्रेस्ट के बाद इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज वही है। फिलहाल सेकंड प्लेस पर है और काफी अच्छी फाइट दे रहा है। स्टोन क्रीक सिटी के लुकास को टक्कर देने के लिए वो हमारा सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। और एक लड़की भी है जिसने हिडन क्लास सोयल समनर अवेकन की है, 7 स्टार टैलेंट। उसमें रियल पोटेंशियल है। अभी 19th रैंक पर है। और डैनियल फैमिली का बड़ा बेटा 8 स्टार इनेट टैलेंट, हिडन क्लास, आर्मर ब्रेकर, फिलहाल 4th रैंक पर है। ग्रेसन एक एक करके पूरी लिस्ट गिना देते हैं स्कूल के हर एक स्टैंड आउट स्टूडेंट के बारे में बताते हुए। विक्टोरिया का एक्सप्रेशन वैसा ही रहता है। वो हल्का सा नोट करती है। ये जेन सच में इम्प्रेसिव है, एक असली डार्क हॉर्स। लेकिन स्टोन क्रीक सिटी का वो नया टैलेंट लुकास कुछ अलग ही लेवल पर है। 10 स्टार इनेट टैलेंट, हिडन क्लास, ब्लेड बर्सर्कर। वो इस जनरेशन का असली जीनियस है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि एरॉनफॉल का कम से कम एक प्लेयर उसके साथ टिक सके, या कम से कम ज्यादा बुरी तरह न हारे। अगर एरॉनफॉल इस साल बॉटम पर रहा तो हम अगले साल पिलर अलायंस ज्वाइन करने की अपनी एलिजिबिलिटी खो देंगे। विक्टोरिया की बात खत्म होते ही उसकी आंखों में चिंता की एक लकीर दिखती है। और इसी पल मैं डंजन के काफी अंदर हूँ, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, जब तक कि मैं फाइनली क्रिम्सन रॉक कैवर्न के एंट्रेंस तक नहीं पहुंच जाता। बिना किसी वार्निंग के गॉब्लिन्स का एक झुंड कैवर्न से बाहर निकलकर मुझ पर हमला कर देता है। छोटे फाउल स्मेलिंग जीव, स्वॉर्ड के कुछ लाइटनिंग लेस्ड स्विंग्स, और वो सब कुछ करने से पहले ही ढेर हो जाते हैं। फिर अंदर से एक भयानक टकराने की आवाज आती है और एक बहुत बड़ी आकृति निकलकर बाहर आती है। मसल्स जैसे लोहे की जंजीरें हों, डीप ग्रीन स्किन, लिजर्ड और गॉब्लिन का मिक्स, विशाल और दहशतनाक पर अपने छोटे भाइयों के मुकाबले थोड़ा कम चालाक। वो गॉब्लिन वार चीफ जमीन पर अपने मरे हुए साथियों को देखता है और एक ऐसी दहाड़ मारता है कि हवा कांप उठती है। वो चार्ज करता है, अपना भारी सा क्लब एक बड़े स्वीपिंग आर्क में घुमाते हुए।
मैं अपना एक्सप्रेशन स्टेडी और मूवमेंट्स बिल्कुल काम रखता हूँ। मैं एक हल्के और प्रिसाइज स्टेप के साथ साइड में स्लिप हो जाता हूँ। इस वार चीफ का स्ट्रेंथ स्टैट बिल्कुल ऑफ द चार्ट्स है। इसकी स्किन बहुत मोटी है और इसे गिराना मुश्किल है। मुझे अपनी एजिलिटी यूज करके इसे थकाना होगा इससे पहले कि मैं इसे खत्म कर सकूं। अपना पहला वार मिस करने के बाद वार चीफ धीरे नहीं होता, वो बस चार्ज करता रहता है। उसका क्लब आसपास की जमीन को स्मैश कर रहा है, हर तरफ मलबा फेंक रहा है और एक के बाद एक पेड़ गिरा रहा है। मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ। वार चीफ चाहे जैसे भी हमला करे, वो एक सिंगल हिट भी लैंड नहीं कर पाता, मेरी आस्तीन का कोना तक नहीं छू पाता। धीरे धीरे वार चीफ की स्टैमिना कम होने लगती है। वो दहाड़ता है और अपना स्किल यूज करने का फैसला करता है। अगले ही पल उसके मुंह से जहर की एक बौछार भयानक स्पीड से निकलती है। जिस भी पेड़ को ये छूती है वो मुरझा जाता है, पत्ते सिकुड़ कर गिरने लगते हैं। मैं बिना डरे इसका सामना करता हूँ। लाइटनिंग ब्लडथर्स्ट ब्लेड में भरने लगती है। मैं फ्लैश ड्रॉ एक्टिवेट करता हूँ और सीधा सामने से उसमें चार्ज कर देता हूँ। एक सुसाइडल चार्ज। कोई भी इंसानी शरीर इतने कंसंट्रेटेड वेनम को सर्वाइव नहीं कर सकता। वार चीफ के बदसूरत चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो स्माइल मर जाती है, क्योंकि उसी सेकंड में एक धनुष खींचा जाता है और डार्क रेड लाइट में लिपटी एक एरो मेरी तरफ चीखती हुई आती है। मैं उसे आते हुए देखता हूँ और 1 इंच भी नहीं हिलता। ये एक ट्रैकिंग एरो है, जितना चाहे डॉज कर लो ये पीछा करेगी। इसलिए मैं अपनी तलवार घुमाता हूँ और हवा में ही उसके 2 टुकड़े कर देता हूँ। मैं अपना पैर जमाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मेरी ब्लेड पर बिजली कड़क रही है। ये स्ट्राइक इतनी फास्ट है कि शायद ही नजर आए। इससे पहले कि कोई रिएक्ट करे, मैं उस रेंजर के बिल्कुल सामने होता हूँ। गले पर एक वार और सब खत्म। बाकी तीनों वहीं फ्रीज हो जाते हैं। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी तेज मूव करूंगा या इतनी बेरहमी से स्ट्राइक करूंगा। बिना एक पल की देरी के बचे हुए लोगों में गुस्सा भड़क उठता है। वो मेल मेज फाइनली अपना स्किल ट्रिगर करता है। बास्केटबॉल के साइज का एक फायरबॉल हवा में बनता है और मेरी तरफ लपकता है। मुझे बस बॉर्डम महसूस होती है। ये लोग बहुत वीक हैं, इनसे लड़ना मेरा टाइम वेस्ट करना है। मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडा हो जाता है। मैं ड्रॉ और फ्लैश एक्टिवेट करता हूँ और अगले ही पल मैं मोशन का एक ब्लर बन जाता हूँ। फायरबॉल पास आने से पहले ही धुएं में बिखर जाता है। बिना रुके मैं हवा में लाइट के एक ब्लू स्लैश की तरह मेज के शरीर के आर पार निकल जाता हूँ। एक स्ट्राइक, काम तमाम। फ्लोरा और ब्रूनो दंग रह जाते हैं। एक स्किल, एक किल, वो भी फुल हेल्थ होते हुए। इस तरह की पावर के पीछे जो स्टैट्स हैं वो सच में खौफनाक हैं। शुरू से अंत तक मैंने सिर्फ 2 बार तलवार चलाई है, हर स्ट्राइक पर एक किल। इस तरह की स्ट्रेंथ बिल्कुल अब्सर्ड है। क्या मेरा लेवल सच में ब्रूनो से ज्यादा हो सकता है? दोनों में से कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा। फ्लोरा, डरो मत, ये बस अच्छे गियर का कमाल है, ब्रूनो चिल्लाता है। उसे पता है कि अब यह मौत जिंदगी की लड़ाई है, इसलिए वो चाहे जो हो जाए आगे बढ़ता है। फ्लोरा सिर हिलाती है, अपना स्टाफ उठाती है और अपनी एनर्जी चैनल करना शुरू करती है। एक वाटर स्पीयर धीरे से बनता है और हवा में तैरने लगता है। ब्रूनो का विशाल शरीर आगे झपकता है, धूल का गुबार उड़ाता हुआ। उसका पुराना शील्ड उसके आसपास एक बैरियर की तरह लॉक हो जाता है और उसी मोशन में उसका दायां हाथ एक भारी क्लीवर सीधा मुझ पर नीचे चलाता है। मैं उस चमकती हुई ब्लेड को बिना पल के झपकाए देखता हूँ। बस एक हल्का सा झुकना और स्ट्राइक मिस हो जाती है। मैं घूमता हूँ और एक ही लाइटनिंग फास्ट मोशन में पलटकर वार करता हूँ। ब्रूनो की खोपड़ी डर से थरथरा उठती है। वो बौखला कर अपना शील्ड उठाने की कोशिश करता है। हिट शील्ड पर लगती है, पर उसका फोर्स उसे शील्ड के साथ पीछे उड़ते हुए फेंक देता है। ब्रूनो अंदर तक हिल गया है। एक बेसिक अटैक, बस एक नॉर्मल स्विंग, और उसने उसकी ज्यादातर एचपी खत्म कर दी। वो एक टैंक वॉरियर है जो अपनी मैसिव हेल्थ पूल के लिए मशहूर है। हिट सिर्फ उसके शील्ड पर लगी थी, तो फिर वो इतना पावरफुल कैसे था? वो दिमाग लगाता है और सिर्फ मेरे वेपन को दोष दे पाता है। ब्रूनो दांत पीसता है और अपने सीने पर लटका एक नेकलेस तोड़ देता है। एक अजीब सी फोर्स निकलकर मेरी ब्लेड के चारों तरफ लिपट जाती है। ब्लडथर्स्ट ब्लेड मेरी पकड़ से छूटकर हवा में लटक जाती है, मेरी पहुंच से दूर। ब्रूनो मुस्कुराता है। उसे लगता है कि अब पलड़ा उसके हक में है। तुमने मुझे सच में मजबूर कर दिया क्रेस्ट। वो नेकलेस एक वन टाइम आइटम था, मेरे जैसे बंदे के लिए भी जेब पर काफी भारी पड़ा, पर ये काम करता है और वही मैटर करता है। तेरा खेल खत्म। मौका मिलते ही फ्लोरा हमला करती है। वाटर स्पीयर हवा से निकलता है और मेरी तरफ रॉकेट की तरह बढ़ता है। एक फ्लैश, जीत की एक चमक ब्रूटो की आंखों में दिखती है, जैसे मैं पहले ही एक लाश बन चुका हूँ। लेकिन ठीक अगले ही पल हवा में लटकी ब्लेड ऐसे कांपती है जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसकी मूठ हिल्ट को कसके पकड़ लिया हो। फिर वो एक एंगल पर नीचे की तरफ घूमती है और वाटर स्पीयर के चिथड़े उड़ा देती है। मैंने अपनी जगह से 1 इंच भी हरकत नहीं की। ब्लडथर्स्ट ब्लेड घूमती है और वापस मेरी तरफ उड़कर आती है और मुझसे एक हाथ की दूरी पर शांति से हवा में तैरने लगती है। ब्रूटो का चेहरा पत्थर जैसा सफेद पड़ जाता है, उसकी आवाज कांपने लगती है। ये तो लेट गेम स्किल है। क्रेस्ट के पास ये अभी से कैसे आ गया? मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा है।
मैं मैदान के उस पार से ब्रूटो की तरफ इशारा करता हूँ। ब्लडथर्स्ट ब्लेड एक काली परछाई की तरह तेजी से आगे निकल जाती है। ब्रूटो बचने की नाकाम कोशिश करता है और ब्लेड उसका गला चीरने से पहले वो 2 डेस्परेट ब्लॉक्स कर पाता है। मौत के वक्त भी उसकी आंखें सदमे में पथराई हुई थीं। आखिरी बची हुई प्लेयर फ्लोरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ती है, थर थर कांपते हुए। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करूंगी। लेकिन उसकी तरफ देखते हुए मैं बस अपना सिर हिला देता हूँ। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। मैं अपनी ब्लेड उठाता हूँ और सब खत्म कर देता हूँ। एक 4-मैन स्क्वाड को हरा दिया, साथ में 2088 एक्सपी मिले, लेवल अप होकर 12 हो गया। मैं स्कारलेट रॉक कैवर्न की गहराइयों की तरफ मुड़ता हूँ। अब अंदर जाने का वक्त है। स्कारलेट रॉक कैवर्न के अंदर बिल्कुल घोर अंधेरा है। परछाइयों के बीच चमगादड़ों के झुंड फड़फड़ा रहे हैं। वहां का माहौल काफी अनसेटलिंग है। मैं गॉब्लिन किंग का ट्रेजर मैप निकालता हूँ और उसे ढंग से देखता हूँ। प्लान सिंपल है, पहले लूट लो, फिर हिडन बॉस का शिकार करने जाओ। मैं मैप के कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए और अंदर जाता हूँ। म्यूटेंट फ्रॉग्स और बीच बीच में डार्क फेदर्ड ऑक्लॉस मुझ पर लपकते हैं, पर मैं बिना पसीना बहाए उन्हें काट देता हूँ। रास्ते में मेरा लेवल 13 हो जाता है। अचानक टनल आगे जाकर खुल जाती है। वहां इतनी भयानक बदबू है कि जैसे स्वैम्प गैस बन रही हो। गॉब्लिन लेयर, मुझे समझ आ जाता है, मैं सच में किसी गंदी जगह आ गया हूँ। अंदर कदम रखते ही वहां का नजारा एक दीवार की तरह मुझसे टकराता है। इंसानों के कटे हुए हाथ पैर जमीन पर बिखरे हुए हैं। साफ दिख रहा है कि यहाँ प्लेयर स्क्वाड्स का बहुत बुरा अंजाम हुआ है। लेयर के काफी अंदर एक फीमेल प्लेयर बंधी हुई है और जख्मों से भरी है। मेरे कदमों की आवाज सुनकर वो मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है, फिर उसकी नजर फटी की फटी रह जाती है। सर क्रेस्ट, मैं हल्का सा माथा सिकोड़ता हूँ और उसका प्रोफाइल स्कैन करने के लिए आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट करता हूँ। ये क्लाउडिया है, ओरम कंसोर्टियम की दूसरी बेटी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो यहाँ मिलेगी। क्रेस्ट, प्लीज मेरी मदद करो। क्लाउडिया मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं ही उसकी आखिरी उम्मीद हूँ। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसकी स्क्वाड ने बहुत मेहनत की, पर उसके हर एक टीममेट को गॉब्लिन्स ने मार डाला। सिर्फ वही बची है। मैं रुकता हूँ और सोचता हूँ, वो एक सॉल ड्रेन हीलर है, हीलर क्लास का एक रेयर वेरिएंट। वो मरे हुए मॉन्स्टर्स की सोल्स अब्सॉर्ब करके अपनी एनर्जी रिस्टोर कर सकती है, फिर उस सोल एनर्जी से अपने अलाइज के जख्म भर सकती है। हिडन बॉस के खिलाफ लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है। मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, मैं कहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी स्क्वाड ज्वाइन करो और जैसे मैं कहूँ वैसा करो, कोई सवाल नहीं। क्लाउडिया एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाती। वो अपना सिर ऐसे ऊपर नीचे हिलाती है जैसे अपनी जान के लिए हाँ कर रही हो। क्लाउडिया स्क्वाड ज्वाइन कर लेती है। मैं लीडर सेट होता हूँ। मैं अपनी ब्लेड उठाता हूँ और उन रस्सियों को काट देता हूँ जिनसे वो बंधी थी। वो थोड़ी देर स्ट्रगल करती है और फिर खुद को सीधा खड़ा कर लेती है। उसके पूरे बदन पर रस्सी के लाल निशान हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ा है और आंखें रोने से लाल हैं। वो मुझे ऐसे देखती है जैसे मैंने उसकी दुनिया बचा ली हो। उसके साथ जो हुआ वो बहुत डरावना है। गॉब्लिन्स ने पकड़ लिया और फिर आखिरी मौके पर रेस्क्यू हुई। कोई भी होता तो रो पड़ता। क्रेस्ट, चलो यहाँ से निकलते हैं। अभी क्लाउडिया गिड़गिड़ाती है। उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर घूम रही हैं। यहाँ एक गॉब्लिन चीफ है, उसी ने मेरे टीममेट्स को मारा। उसने बाहर शोर सुना तो चला गया, पर वो किसी भी वक्त वापस आता ही होगा। मैं उसे बीच में ही टोक देता हूँ। चिंता मत करो, मैंने उसे पहले ही मार दिया है। वो बोलती बंद करके मुझे घूरती है। ये कैसे पॉसिबल है? तुम अकेले हो, कोई स्क्वाड नहीं है, और तुम एक स्वॉर्ड सोवरेन हो, सबसे वीक अर्ली गेम क्लास। उसे मुश्किल से यकीन होता है। उसे लग रहा है कि मैं फेंक रहा हूँ। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो गॉब्लिन चीफ कितना खतरनाक था, जो नॉर्मल प्लेयर्स को ऐसे काट रहा था जैसे वो कुछ भी ना हो। मैं गॉब्लिन किंग का ट्रेजर मैप उसके सामने कर देता हूँ। सबूत। वो मैप को देखती रहती है, एक पल के लिए थम सी जाती है, फिर उसे असली झटका लगता है। ठीक है, मुझे यकीन है तुम पर। ये तो इंसेन है। वो गॉब्लिन चीफ एक लेवल 10 एलीट मॉन्स्टर था। फिर उसे कुछ याद आता है। वेट, क्या तुम वही स्वॉर्ड सोवरेन हो जिसे फर्स्ट किल मिला था? मैं सिर्फ एक बार सिर हिलाता हूँ। वो एक गहरी सांस लेती है। यहाँ अभी भी बहुत खतरा है। सिर्फ गॉब्लिन्स ही नहीं है, और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स के झुंड हैं। हमें निकलना चाहिए। बोलना बंद करो, मैं कहता हूँ। डील ये थी कि तुम मेरी स्क्वाड ज्वाइन करोगी और मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगी। मैं और अंदर जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ आ रही हो। अगर निकलने के बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें खुद वापस बांध दूंगा। इससे उसकी बोलती बंद हो जाती है। क्लाउडिया नोट करती है। वो अंदर ही अंदर गुस्से में जल रही है। कितना बड़ा बुद्धू है, चाम का एक कतरा भी नहीं है इसमें। मैं ओरम कंसोर्टियम की दूसरी बेटी हूँ। थोड़ी सी नरमी दिखाता तो मैं इसकी हो जाती। क्या इसे पता नहीं कि इस तरह के कनेक्शन की क्या कीमत है? पत्थर जैसा दिमाग है इसका। लेकिन मैं पहले ही चलने लगा हूँ, पीछे मुड़े बिना, कैवर्न की गहराइयों में बढ़ते हुए। वो इधर उधर देखती है। वहाँ घोर अंधेरा है, अजीब और डरावना। उसके पास मेरे पीछे भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो बिल्कुल मेरे चिपक कर चलती है। हम कई घंटों तक आगे बढ़ते रहते हैं।
अंधेरे से मॉन्स्टर्स की वेव पर वेव निकल कर आती है, पर मैं उन सबको उतनी ही तेजी से काट देता हूँ जितनी तेजी से वो दिखते हैं। क्लाउडिया बिना एक उंगली उठाए एक्सपी फार्म कर रही है। एक पॉइंट पर एक छोटा बीस्ट टाइप मॉन्स्टर चार्ज करता है। मैं अकेले ही उसे बिना पसीना बहाए हैंडल कर लेता हूँ और बिना एक खरोंच के वापस आता हूँ। क्लाउडिया ने एक सेकंड देखा है, उसका मुंह खुला का खुला रह गया है। वो पूरी तरह कन्विंस हो चुकी है। अगर मैं उसका दुश्मन होता तो उसका निशान तक नहीं बचता। मैं उसके पास जाता हूँ। वहां खड़ी क्या कर रही हो? मुझे हील करो। क्लाउडिया तुरंत अपना स्किल एक्टिवेट करती है। उसके पाम में वायलेट लाइट का एक गुच्छा खिलता है और मुझ में समा जाता है। मेरे हाथ के जख्म सेकंड्स में भर जाते हैं। ब्लडथर्स्ट ब्लेड में थोड़ी हीलिंग एबिलिटी तो है, पर वो बहुत कम है। एक प्रॉपर हीलर के सामने कुछ भी नहीं। इसीलिए तो मैं उसे अपने साथ लाया था। तुम्हारा लेवल क्या है? तुम्हारी वजह से मैं अभी लेवल 10 पर पहुंची हूँ। मेरा क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट आ गया है। मुझे एक एलिट टियर मॉन्स्टर मारना होगा। वो थोड़ा नर्वसली कहती है। अच्छा है, मैं तुम्हें इससे निकाल लूंगा। तुम सोल मेंडर में एडवांस हो रही हो। वो सिर हिलाती है, पर अंदर से हैरान है। इसे बिल्कुल सही पता है कि मैं किस क्लास में एडवांस हो रही हूँ। इस तरह की नॉलेज के लिए काफी डेप्थ चाहिए होती है। मैं उसे एक एलिट मॉन्स्टर मारने ले जाता हूँ और उसका एडवांसमेंट कंप्लीट हो जाता है। सॉइल मेंडर अनलॉक हो गया। वो एक नया स्किल सीखती है, शील्ड बूस्ट। टारगेटेड टीममेट्स एनर्जी स्पेंड करते हैं और कॉन्टिन्यूसली अपना ब्लॉक चांस बढ़ाते हैं। ज्यादा देर नहीं लगती और हम उस जगह पहुंच जाते हैं जो गॉब्लिन किंग के मैप पर मार्क थी। वो मैप लाइट की एक स्ट्रीम में घुल जाता है और जमीन में समा जाता है। मैं अपना स्वॉर्ड सोवरेन स्किल एक्टिवेट करता हूँ और जमीन पर एक कट मारता हूँ। एक गहरा गड्ढा खुलता है और अंदर एक डार्क पर्पल चेस्ट रखा होता है। डार्क पर्पल ट्रेजर चेस्ट, गोल्ड टियर, लोअर ग्रेड। मैं इसे अभी नहीं खोलता। इसके बजाय मैं ऑल असेंशन एक्टिवेट करके चेस्ट को ही अपग्रेड कर देता हूँ। चेस्ट चमकती हुई वायलेट लाइट से भर जाती है। अब उसकी सरफेस पर साफ ब्लू जेमस्टोन्स जड़े हुए हैं। डार्क नाइट चेस्ट, प्लैटिनम टियर, लोअर ग्रेड। ओपन्ड। रिवॉर्ड्स: फुल शैडो ड्यूलिस्ट सेट, सर्कलेट, ग्रीव्स, ब्रेसर्स, लेगिंग्स, मेंटल, साथ में शैडो सॉइल लॉन्ग स्वॉर्ड और एक प्लैटिनम हाई ग्रेड सॉइल क्रिस्टल स्किल स्क्रॉल। इतने सारे नोटिफिकेशंस देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक कंप्लीट प्लैटिनम सेट, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और तलवार मिड ग्रेड प्लैटिनम है। मेरी किस्मत बिल्कुल टॉप पर चल रही है। मैं सब कुछ तुरंत इक्विप कर लेता हूँ। एक लॉन्ग स्वॉर्ड मेरे सामने प्रकट होती है जिसके बॉडी पर डार्क पर्पल वेन्स चल रही हैं। उसकी हिल्ट सॉलिड है, पर ब्लेड खुद एक शैडो की तरह है, बिल्कुल अनरियल। शैडो सॉइल लॉन्ग स्वॉर्ड, प्लैटिनम मिड ग्रेड। शैडो स्टोरेज: ये ब्लेड तुम्हारी अपनी शैडो में स्टोर हो सकती है, किसी भी वक्त सम्मन करने के लिए तैयार। सोल ड्रेन: टारगेट की शैडो पर वार करो ताकि धीरे धीरे उनकी एनर्जी खत्म हो सके। डार्क स्लैश: इस ब्लेड से किए गए सारे अटैक्स 50% एडिशनल शैडो डैमेज देते हैं। सिर्फ इसे पकड़कर ही मुझे अपने सारे स्टैट्स में एक बड़ा बूस्ट महसूस हो रहा है। पूरा शैडो ड्यूलिस्ट सेट पहनते ही मेरा लुक बदल जाता है। मेरा आउटफिट एक पेल ग्रे रोब में बदल जाता है जिस पर पुराने रून्स बने हैं, जैसे कपड़े पर चांदनी बिछी हो। मेरे फोर आर्म्स पर ग्रे ब्रेसर्स आ जाते हैं। शैडो ड्यूलिस्ट सेट एक्टिव। डार्क ब्लेड सर्ज: सारे स्वॉर्ड स्किल्स को एडिशनल 50% शैडो डैमेज मिलता है जो फिजिकल डिफेंस को बाईपास कर देता है। शैडो स्ट्राइक: जब मैं कोई भी स्वॉर्ड स्किल यूज करता हूं तो 60% चांस है कि एक शैडो जनरेट होगी जो एक एक्स्ट्रा स्लैश मारेगी जिसकी पावर एक नॉर्मल अटैक के बराबर होगी। पूरी लिस्ट पढ़ते हुए मुझे एक्साइटमेंट की एक लहर महसूस होती है। ये इफेक्ट सच में बहुत पावरफुल हैं। एक सोच के साथ मैं शैडो सोल लॉन्ग स्वॉर्ड को रिलीज करता हूँ। वो मेरे पैरों के पास शैडो में गिर जाती है। जब भी मुझे इसकी जरूरत होगी मैं इसे वापस निकाल सकता हूँ। क्लाउडिया मेरे नए सेट को घूरती रह जाती है। उसकी आंखें पथराई हुई हैं। प्लैटिनम गियर ओपन मार्केट में कम से कम 1 मिलियन का बिकता है और ओरम कंसोर्टियम की दूसरी बेटी होने के बाद भी इतना बड़ा नंबर देखकर उसकी सांस अटक जाती है। ये लो और इसे यूज करो। मैं उसकी तरफ प्लैटिनम हाई ग्रेड सॉइल क्रिस्टल स्किल स्क्रॉल फेंकता हूँ। ज्यादातर प्लेयर्स अपने 4th या 5th क्लास एडवांसमेंट तक प्लैटिनम टीयर स्किल्स नहीं सीख पाते। आप सोच सकते हैं कि इस तरह के स्क्रॉल की क्या कीमत होगी, और मैंने बस यूं ही इसे उसे दे दिया बिना किसी शर्त के। क्लाउडिया बिल्कुल हैरान रह जाती है। तुम ये बस मुझे दे रहे हो? बाहर इसकी कीमत कम से कम 1 मिलियन है। वो हिचकिचाते हुए इसे लेती है, ये सोचते हुए कि शायद मुझे इसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं है, पर मैं अपनी बात पर अडिग रहता हूँ, चेहरा सपाट रखकर। आगे शायद एक भयानक लड़ाई होने वाली है। तुम्हारे स्किल्स जितने स्ट्रांग होंगे हमारी जीतने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा होगी। मुझे अच्छे से पता है कि हिडन बॉस कितना पावरफुल है। क्लाउडिया की तरफ से एक एक्स्ट्रा स्किल जीतने और मरने के बीच का फर्क हो सकती है। वो बहस बंद करती है और इसे तुरंत यूज कर लेती है। स्किल मिला, सोल रेजोनेंस। जब यह एक्टिवेट होता है तो पार्टी के सारे मेंबर्स को 200% बोनस एक्सपीरियंस मिलता है। क्लाउडिया का चेहरा खिल उठता है। सॉइल रेजोनेंस, ये तो एक लेट गेम सॉइल मेंडर स्किल है। अगर हम साथ में पार्टी करते रहे तो स्प्लिट होने के बाद भी मुझे पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा। वो खुशी से उछल रही है। मैं खुद को एक हल्की सी स्माइल अलाउ करता हूँ।
इस स्किल के साथ मेरा एक्सपीरियंस किसी पार्टी मेंबर के होने से कम नहीं होगा। किसी भी दूसरी टीम के लिए ये बात नामुमकिन होती। मैं क्लाउडिया को आगे ले जाता हूँ। हमें कैवन के अंदर एक छोटा सा एग्जिट मिलता है। बाहर एक बहुत बड़ा फैला हुआ जंगल है। जंगल के बीचों बीच एक विशाल ब्लड रेड लेक है, जिसकी सतह उबलते हुए लाल पानी की तरह हलचल कर रही है। मेरा एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। तकरीबन 1 घंटे में हिडन बॉस यहाँ प्रकट होगा। मुझे ये अपनी पास्ट लाइफ की वजह से पता है। उस जिंदगी में हमारे स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लास एडवांसर जेन यहीं मरा था। वही पहला शख्स था जिसने हिडन बॉस को ढूंढा था। मरने से पहले उसने कॉम्स चैनल के जरिए मुझे लोकेशन पास की थी, पर उसे बॉस ने नहीं मारा था। वो पड़ोसी सिटी का प्रोडिगी लुकास था जिसने उसे काट डाला था। मुझे वो सब साफ याद है और तब से मैं खामोशी से उस बेरहम और ठंडे खून वाले प्लेयर पर नजर रख रहा हूँ। इंस्टेंस में कहीं और एक नौजवान एक पतली ब्लेड वाली तलवार पकड़े हुए है। उसका पूरा वजूद खतरे का इशारा दे रहा है। बस कुछ ही सेकंड्स में वो 2 प्लेयर्स को काट देता है। वो लाशों को देखता है और एक्साइटेड होकर मुस्कुराता है। ये लुकास है, वियोंग सिटी का इस साल का टॉप प्लेयर। इंस्टेंस में एंटर करने के बाद से उसने तबाही का एक रास्ता छोड़ दिया है, क्योंकि उसने डिस्कवर किया कि हाई लेवल प्लेयर्स को मारने से मॉन्स्टर्स मारने के मुकाबले ज्यादा एक्सपी मिलता है। टॉप रैंक के पीछे भागते हुए उसने सबसे एफिशिएंट तरीका चुना। वो जहां भी जाता है कोई जिंदा नहीं बचता। उसके लेवल अप होने की स्पीड खौफनाक है। वो पहले ही 13 पर है। इस वक्त एक सफेद कपड़ों वाली लड़की उसके सामने खड़ी है। एक बड़े साइज का साइड माइनस हसिया पकड़े हुए मुश्किल से टिक पा रही है और गहरी सांसें ले रही है। ये राइली है। लुकास धीरे से उसकी तरफ बढ़ता है। चेहरा बिल्कुल ब्लैंक है। तुम फर्स्ट हाई की राइली हो ना? राइली का एक्सप्रेशन ठंडा हो जाता है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नोविस इंस्टेंस लॉन्च होने से पहले मुझे फर्स्ट हाई के इस साल के टॉप टैलेंट्स की पूरी लिस्ट मिल गई थी, सीधा तुम्हारे प्रिंसिपल से। मैंने तुम्हारे हर एक क्लास एप्टीट्यूड को स्टडी किया है। ये इंस्टेंस मेरा हंटिंग ग्राउंड है। यहाँ का हर स्कूल एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है। तुम सब एक्सपीरियंस पॉइंट्स की तरह ही ज्यादा अच्छे हो। लुकास अपनी ब्लेड उठाता है और अपना ब्लेड वीवर स्किल एक्टिवेट करता है। हवा में भयानक लाल स्लैशेस बनते हैं और राइली को घेरने लगते हैं। आखिरी सेकंड में राइली बिल्कुल शांत रहती है। वो अपनी एनर्जी का आखिरी कतरा खर्च करके एक स्केलेटन सोल्जर समन करती है ताकि वो उस किलिंग ब्लो को झेल ले, और उसी पल वो उस जगह से गायब हो जाती है। ये उसका व्रेथ कॉलर स्किल है। व्रेथ स्वैप। वो रेंज में सबसे दूर वाली लाश के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेती है। लुकास सिर्फ हवा को काट पाता है। वो पीछे मुड़ता है और उसे राइली के गायब होने की बस एक झलक मिलती है। घने पेड़ों के बीच उसके चेहरे पर एक खून प्यासी मुस्कान फैल जाती है। जितना भागना है भागो नन्ही जान, तुम बच नहीं सकती। वो अपना मूवमेंट स्किल एक्टिवेट करता है और एक शिकारी की तरह पीछा करने लगता है। रिली घबराहट में पेड़ों के बीच से भाग रही है। बचने के लिए वो एक गुफा में डाइव मारती है। दीवारों पर खून जैसी लाल चट्टानें हैं। ये जगह बिल्कुल अजीब और गलत लग रही है, पर वो दंग रह जाती है। गुफा में जिंदा मॉन्स्टर्स ना के बराबर हैं, बस हर तरफ लाशें पड़ी हैं। कोई पहले ही यहाँ से गुजर चुका है। ये किसने किया होगा? एक एलीट स्क्वाड भी इतने सारे मॉन्स्टर्स क्लियर नहीं कर सकती, पर सोचने का टाइम नहीं है। वो अपनी पूरी जान लगाकर भागती है। उसे अभी भी अपने पीछे लुकास के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है जो और पास आ रहे हैं। मायूसी उसे घेर लेती है। अगर उसने पकड़ लिया तो वो खत्म है। जैसे ही लुकास फासला खत्म करने वाला होता है, आगे एक फिगर दिखाई देता है जो रिली को पकड़कर अंधेरे में खींच लेता है। वो देखती है तो वो एक जवान लड़का है, ग्रीन कपड़ों में, पीठ पर एक बड़ा सा धनुष बंधा हुआ और चेहरे पर एक शांत कॉन्फिडेंस। ये जेन है, फर्स्ट हाई का एक 9 स्टार टैलेंट अवेकनर। थैंक यू, रिली सांस लेते हुए बोलती है, अभी भी होश संभाल रही है। जरूरत नहीं है, हम दोनों एक ही स्कूल में हैं। मैं बस देखता नहीं रह सकता था। मैं काफी देर से लुकास पर नजर रख रहा हूँ। वो पागल हो गया है। इस इंस्टेंस को एक प्लेग्राउंड समझ रहा है और सबका शिकार कर रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो फर्स्ट हाई को और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। रिली थोड़ा सोचती है। जेन सही कह रहा है। एक शैडो रेंजर होने के नाते, जो कि एक रेंज्ड क्लास है, ब्लेड वीवर से आमने सामने भिड़ना खुदकुशी होगी। सही मौके का इंतजार करना ही एकमात्र रास्ता है। तुम्हारा लेवल क्या है? 10। मैं अपनी क्लास एडवांसमेंट पर काम कर रहा हूँ। मुझे कम से कम एक एलीट टियर बीस्ट को मारना होगा। रिली हैरान रह जाती है। ये लेवलिंग स्पीड कमाल की है। शायद ये सच में लुकास को हरा सके। मैं तुम्हें पूरा बैकअप दूंगी। हमारे क्लासमेट्स का बदला लेने में मेरी मदद करो। रिली की आंखों में एक ठहरा हुआ पक्का इरादा दिखता है। मेरे पीछे आओ, ये लड़ने के लिए सही जगह नहीं है। जेन तुरंत निकल जाता है। रिली उसके पीछे पीछे। भागते वक्त जेन मुझे एक मैसेज भेजता है। हे क्रेस्ट, मैं जेन हूँ, क्लास 4 से। पड़ोसी शहर का ब्लेड वीवर लुकास हमारे स्कूलमेट्स का शिकार कर रहा है। उससे दूर रहना। वो अभी क्रिम्सन लेक जोन में है। मैसेज भेज दिया गया। जेन रिली के साथ पूरी जान लगा देता है, पर वो मुश्किल से थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं कि तभी एक चमकती हुई ब्लेड एनर्जी क्रिम्सन लेक के किनारे उनका रास्ता रोक देती है। वो मुड़ते हैं। लुकास बिना किसी एक्सप्रेशन के उनकी तरफ चलकर आ रहा है। क्या तुम्हें सच में लगा तुम मुझसे तेज भाग सकते हो?
एक बार मेरी तलवार तुम्हें छू ले तो मैं ब्लेड एनर्जी के जरिए तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ। उसका ध्यान रिली पर टिक जाता है। हम बच नहीं पा रहे। जेन का चेहरा सख्त हो जाता है। वो अपना धनुष उठाता है। जेन का बो देखकर लुकास की आंखों में एक चमक आती है। एक शैडो रेंजर, तो तुम जेन हो। फाइनली फर्स्ट हाई का 9 स्टार टैलेंट। वो अपने होंठ चाटता है। आंखों में एक भूख है। तुम जैसा टैलेंट अब तक लेवल 10 पर होना चाहिए। तुम्हें मारकर मैं 14 पर पहुंच जाऊंगा। वो चार्ज करता है। जेन का मारने का इरादा बढ़ जाता है। वो एक के बाद एक तीर छोड़ता है। हर तीर ठंडी और तेज रोशनी के साथ चमक रहा है। पर जैसे ही तीर पास आते हैं, लुकास हिलती तक नहीं। वो अपनी तलवार घुमाता है और हर एक तीर के 2 टुकड़े कर देता है। रिली भी हमला करती है। अपनी एनर्जी यूज करके 3 स्केलेटन आर्चर्स समन करती है जो अपने पुराने धनुष लेकर आगे बढ़ते हैं। लुकास बिल्कुल निश्चल रहता है। वो अपनी सैवेज क्लीविंग स्किल एक्टिवेट करता है। एक पल में कई ब्लेड फैंटम्स दिखाई देते हैं। 5 ओवरलैपिंग स्लैशेस हवा को चीरते हुए निकलते हैं। तीनों स्केलेटन सोल्जर्स एक झटके में खत्म हो जाते हैं। ये देखकर जेन तुरंत अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल फेंकता है। स्किल सील स्ट्राइक, ब्रॉन्ज हाई ग्रेड। जो भी इससे हिट होता है वो थोड़ी देर के लिए अपनी नॉर्मल स्किल्स यूज नहीं कर पाता। एक मरकरी जैसा तीर सीधा लुकास के गले की तरफ निकलता है, पर लुकास डॉज नहीं करता। वो परवाह तक नहीं करता। बुरा नहीं है, पर दुख की बात है कि ये लगेगा नहीं। वो ठंडा हंसता है, अपनी तलवार वर्टिकल उठाता है और उसे रोशनी की तरह छोड़ता है, तीर को बीच से साफ काटते हुए। जेन दंग रह जाता है। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल इतनी आसानी से टूट गई। क्या 10 स्टार और 9 स्टार टैलेंट के बीच का गैप सच में इतना बड़ा है? इससे पहले कि जेन दूसरा तीर चढ़ाए, लुकास पहले ही उसके ऊपर आ जाता है। उसकी तलवार सीधा उसकी छाती के पार हो रही है। रिली देख रही होती है। रिली हॉरर में देख रही है। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ चुका है। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो अपनी फुल मून साइथ लुकास पर घुमाती है। लुकास स्पिन करता है और अपनी ब्लेड सीधा रिली के कंधे पे दे मारता है। वो साइड से ब्लॉक तो करती है, पर फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो पीछे गिर जाती है। वो खून की उल्टी करती है। इतनी टूट चुकी है कि अब और नहीं लड़ सकती। लुकास उसे नफरत भरी ठंडी नजरों से देखता है। कितनी कमजोर है। मुझे लगा शायद मजा आएगा, पर तुम सब तो बस छोटे मोटे कचरे हो। मेरा वक्त बर्बाद किया। अब मरने का टाइम आ गया है। लुकास की आंखें काली पड़ जाती हैं। वो धीरे धीरे और जानबूझकर रिली की तरफ बढ़ता है। रिली की एचपी लगभग खत्म हो चुकी है। बस एक और हमला और वो खत्म। वो गुस्से में अपने दांत पीसती है। आंखें गुस्से से जल रही हैं। वो मरना नहीं चाहती, पर उसके सामने बेबस है। जेन उसकी वजह से इस सब में फंस गया। गिल्ट और मायूसी तेजी से बढ़ रही है। तभी दूर से एक तलवार की गूंज सुनाई देती है। एक ब्लेड बिजली की रफ्तार से आती है और एक पल में लुकास के उस ब्लड रेड स्लैश को चकनाचूर कर देती है जो उसने अभी मारा था। उसके जोर से लुकास खुद पीछे उड़ जाता है। वो 3-4 कदम पीछे घिसटता है, तब कहीं जाकर मुश्किल से रुक पाता है। उसका चेहरा शौक से सफेद पड़ जाता है। उसके ब्लेड एनर्जी को आमने सामने मात देना किसी नए प्लेयर के लिए ये नामुमकिन है। धूल साफ होती है। ग्रे कपड़ों में एक जवान लड़का पेड़ों के बीच से निकलता है। उसकी एक उंगली थोड़ी मुड़ी हुई है। वो डार्क ब्लडथर्स्ट ब्लेड घूमकर वापस आती है और चुपचाप उसके बगल में मंडराने लगती है। मैं बड़े शांत तरीके से पूरा सीन देखता हूँ। 1 सेकंड में सिचुएशन समझ जाता हूँ और एक बात मुझे हैरान करती है, रिली भी यहाँ है। लगता है ये जिंदगी पिछली बार की तरह बिल्कुल सेम नहीं होगी। क्रेस्ट। रिली की आवाज कांप रही है। आंखें किनारों से लाल हैं। वो यकीन नहीं कर पा रही कि ये सच है। मैं हूँ। मैं आगे बढ़कर बड़े प्यार से उसके चेहरे से खून साफ करता हूँ। मेरी आंखों के पीछे एक शांत पर खतरनाक गुस्सा जाग रहा है। रिली की चोटें काफी गहरी हैं। अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाता तो शायद उसे हमेशा के लिए खो देता। क्लॉडिया मेरे पीछे से दौड़ती हुई आती है और अपने दोनों हाथ धीरे से उठाती है। एक गहरी वॉयलेट रोशनी रिली की बॉडी में फ्लो करती है और उसके जख्म तेजी से भरने लगते हैं। जेन ये सब देखकर दंग रह जाता है। एक हवा में तैरती हुई तलवार। ये तो लेट गेम स्वॉर्ड सॉवरेन की स्किल है। क्रेस्ट के पास ये अभी से कैसे आ गई? उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे हैं। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ जाता है जब वो अपनी छाती पकड़कर खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है। अगर थोड़ा और पास होता तो उसका दिल निकल गया होता। फिर वो देखता है कि क्लॉडिया बिना छुए ही उसके जख्म भी भरने लगी है। वो हैरान है, एक साथ 2 लोगों को हील करना। अर्ली गेम में सिर्फ एक क्लास एडवांस्ड सोइलमेंडर ही इतना आउटपुट दे सकता है। अब तक लुकास ने खुद को संभाल लिया है। उसका घमंड जा चुका है और उसकी जगह कुछ गंभीर आ गया है। उसे एक असली अपोनेंट मिल गया है और उस आखिरी स्ट्राइक ने उस पर एक ऐसा निशान छोड़ा है जो वो भुला नहीं सकता। उसके ब्लेड पर एक निशान पड़ गया है। उसका ब्लेड जो एक गोल्ड टियर वेपन है। किसी गोल्ड टियर वेपन को तोड़ने या चिप करने के लिए किस तरह की ताकत और स्किल चाहिए? क्या तुम क्रेस्ट हो, फर्स्ट हाई के 10 स्टार स्वॉर्ड सॉवरेन? वो ये मानने पर मजबूर हो जाता है, तुम्हारी ताकत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। इस इंस्टेंस में सिर्फ तुम ही मेरे अपोनेंट कहलाने के लायक हो, पर बस इतना ही, तुम मेरी तलवार से मरोगे। लुकास बिना वार्निंग दिए हमला करता है। उसकी ब्लेड पर ब्लड रेड लाइट चमकती है और वो तेजी से आगे बढ़ता है। मैं उस हमले को आते हुए देखता हूँ।
मेरे एक्सप्रेशन नहीं बदलते। कितना कमजोर स्लैश है मैं कहता हूँ, और मेरा मतलब वही है। लुकास की आंखें तुरंत काली पड़ जाती हैं। उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत, खुदकुशी है ये। मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगा। इस छोटे से स्वॉर्ड सॉवरेन को उसकी औकात दिखानी होगी। एक ब्लेड वीवर के फुल पावर स्ट्राइक के सामने मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहता हूँ और अपना हाथ उठाकर अपने बगल में मंडराती हुई ब्लडथर्स्ट ब्लेड को पकड़ लेता हूँ। अगले ही पल बिजली कड़कती है, बिल्कुल जंगली और बेकाबू। एक गहरी और गूंजती हुई तलवार की आवाज हवा में भर जाती है। लुकास ये देखकर निशाना साधता है। एक स्वॉर्ड सॉवरेन मुझसे दूर रहने के बजाय क्लोज रेंज में लड़ रहा है। ये तो वही बात हुई कि तुम अपना सर खुद मुझे दे रहे हो। पर अगले ही सेकंड उसका चेहरा जम जाता है। मैं बिजली की एक लकीर बन जाता हूँ। एक चमकती हुई स्वॉर्ड ड्रिल हवा को चीर देती है। रफ्तार बिल्कुल अनबिलीवेबल है। लुकास को अभी भी नहीं पता कि उसके सामने कोई स्वॉर्ड सॉवरेन नहीं है। उसके सामने एक स्वॉर्ड गॉड खड़ा है। एक धमाकेदार आवाज आती है। जैसे ही हमारी तलवारें टकराती हैं, उसकी स्वॉर्ड दो टुकड़े हो जाती है। फिर उसकी छाती पर एक बड़ा सा जख्म फटकर खुल जाता है। वो स्ट्राइक सीधा पार निकल जाती है। वो हवा में उछल जाता है और जोर से जमीन पर गिरता है। वो एक माउथफुल खून थूकता है। उसकी आंखों में सिर्फ शॉक भरा है। ये क्या था? वो इतनी तेजी से मूव हुआ कि वो उसे फॉलो तक नहीं कर पाया। उसका एचपी लगभग तुरंत गिर जाता है, जैसे कागज को काटा गया हो। रिली और जेन फ्रोज होकर स्टेयर करते हैं। क्या क्रेस्ट एक स्वॉर्ड सॉवरेन नहीं है? उसका क्लोज रेंज कॉम्बैट ऐसा कैसे दिख रहा है? लुकास लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपनी ब्लेड उठाता है, पर देखता है कि वो पूरी तरह छत विक्षत हो चुकी है। वो एक गहरी सांस लेता है। चेहरा यकीन न होने की वजह से सफेद पड़ गया है। कैसे? वो पीछे हटता है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि वो हार गया है। सिर्फ एक एक्सचेंज, बस इतना ही वक्त लगा। उसका कॉन्फिडेंस और प्राइड मिट्टी में मिल चुका है। इसे मानने से इनकार करते हुए वो अपनी पर्सनल इन्वेंट्री से एक रेड हीलिंग पोशन निकालता है। उसके जख्म दिखाई देने वाली रफ्तार से भरने लगते हैं। उस मूव ने तुम्हें थका दिया होगा। तुम उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। तुम बस मुझे डराकर पीछे हटाना चाहते थे। मैं हार नहीं सकता। वो टूटे हुए ब्लेड के साथ फिर से चार्ज करता है, अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल एक्टिवेट करते हुए ब्लड फ्रेंजी स्लैश। ब्लेड ब्लड रेड रोशनी की एक बौछार बन जाती है जो लगातार बारिश की तरह हिट करती है। मेरे एक्सप्रेशन कभी नहीं बदलते। ड्रॉ एंड फ्लैश। मेरी फिगर मोशन में ब्लर हो जाती है और मैं उसकी ब्लेड का जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा था उसे भी चकनाचूर कर देता हूँ। ये स्ट्राइक पिछली वाली से भी ज्यादा जोरदार लगती है। लुकास की आंखों में एक उफनते हुए समंदर जैसा कुछ दिखता है। एक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई थी। क्रेस्ट इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? अगले ही पल मेरी ब्लेड उसके गले पर होती है। वो डेस्परेट होकर अपनी तलवार का हिल्ट ब्लॉक करने के लिए उठाता है और वो तुरंत बिखर जाता है। वो मुश्किल से स्ट्राइक को रोक पाता है, पर मेरा सेट बोनस एक्टिवेट हो जाता है। एक शैडो जो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है उसके पीछे प्रकट होती है, जैसे हवा में स्याही फैल रही हो। वो शैडो एक डार्क ब्लेड पकड़ती है और नीचे स्लैश मारती है। ये स्ट्राइक फिजिकल नहीं है, ये प्योर शैडो डैमेज है। लुकास के घुटने जोर से जमीन पर टिक जाते हैं। उसके पास अब कुछ नहीं बचा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं हारा नहीं हूँ। उसके होंठ कांपते हैं। आवाज मुश्किल से एक खराश जैसी निकल रही है। उसकी आंखों की रोशनी तेजी से खत्म हो रही है। वो किसी भी हाल में ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मैं उसे नीचे देखता हूँ, एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत। वुयांग सिटी का टॉप टैलेंट, एक 10 स्टार ब्लेड वीवर, बस इतना ही। मैं उसे खत्म करने के लिए अपनी ब्लेड उठाता हूँ, पर उसी स्प्लिट सेकंड में ब्लू लाइट की एक फ्लैश जलती है और वो गायब हो जाता है। मैं खाली जमीन को घूरता हूँ। एक लाइफ सेविंग ट्रिंकेट। वुयांग सिटी ने सच में इस बंदे को बचाने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट की है, पर अगली बार ऐसे 10 ट्रिंकेट्स भी उसे नहीं बचा पाएंगे। अगर मेरी ब्लेड काफी तेजी से मूव करेगी तो लाइफ सेविंग आइटम को एक्टिवेट होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जब हम अगली बार मिलेंगे मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा। मैं रिली और बाकियों की तरफ मुड़ता हूँ। तुम सब ठीक हो? रिली की आंखें भर आती हैं और वह दौड़कर आगे आती है और मुझे गले लगा लेती है। क्लॉडिया देखती है और अपने होंठ भींच लेती है। मुझसे पहले ही किसी ने बाजी मार ली। कोई हैरानी नहीं कि वो मेरे साथ इतना कोल्ड बिहेव कर रहा था, पर वो हार नहीं मान रही। जहाँ चाह वहाँ राह, किसी के बंदे को चुराने का रास्ता मिल ही जाता है। क्रेस्ट, तुम अभी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे थे? रिली का शौक अभी तक थमा नहीं है। मैं श्रक करता हूँ। वो बस कमजोर था। सब थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो जाते हैं। अगर लुकास कमजोर है तो इस दुनिया में टैलेंटेड होने का हकदार कौन है? उसी वक्त क्रिम्सन लेक के बीच में एक वर्ल पूल खुलता है। एक विशाल नाइट जो खून जैसे लाल आर्मर में है बाहर कूदता है। वार्निंग, हिडन बॉस प्रकट हो चुका है। नोटिफिकेशन देखकर सबके चेहरे से रंग उड़ जाता है। क्रेस्ट, हमें पीछे हटना होगा। हिडन बॉस कोई मजाक नहीं है। जेन जोर देता है। वो साफ तौर पर डरा हुआ है। नहीं, तुम दोनों जाओ। क्लॉडिया और मैं इससे निपटेंगे। रिली मेरी आंखों में देखती है और जरा भी नहीं हिचकिचाती। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी। जेन एक पल के लिए शांत रहता है, फिर एक बेबस सांस छोड़ता है। अभी भागना काफी बुजदिली होगी। अगर तुम सब रुक रहे हो तो लगता है मैं भी रुक रहा हूँ। रिली और जेन पार्टी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजते हैं। एक्सेप्टेड।
मैं मना नहीं करता। रिली और जेन को साथ लेना प्लान में नहीं था, पर 2 और फाइटर्स से सच में हमारे जीतने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। क्रिम्सन आर्मर्ड डेथ नाइट पानी पर चलकर हमारी तरफ बढ़ता है। दोनों आंखों में खून खराबे वाली रोशनी चमक रही है और हाथ में एक विशाल ग्रेट स्वॉर्ड है। मैं बॉस का डेटा स्कैन करता हूँ। स्टैट्स देखकर मेरी रूह कांप जाती है। ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। ये एक F टियर नॉविस इंस्टेंस बॉस की रेंज से बाहर है। ये चीज एक E टियर बॉस को टक्कर दे रही है। कोई भी नॉर्मल नया प्लेयर अगर इससे टकराता है तो वो मर जाएगा, सीधी बात है। पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी उंगलियां साथ लाता हूं और फोकस करता हूं। ब्लडथर्स्ट ब्लेड मेरे पीछे से उठती है। क्रिम्सन आर्मर्ड डेथ नाइट की तरफ निशाना साधती है और रॉकेट की तरह आगे बढ़ती है। क्रिम्सन आर्मर्ड डेथ नाइट एक गुस्से भरी दहाड़ मारता है और अपनी ब्लेड जोर से आगे मारता है। ब्लडथर्स्ट ब्लेड पीछे हट जाती है और जमीन में धंस जाती है, पर अगले ही पल वो थरथराती है, बाहर निकलती है और तुरंत वापस हमला करती है। मेरे मेंटल कंट्रोल के नीचे ब्लडथर्स्ट ब्लेड बिल्कुल बेरहम है। वो नाइट को लगातार परेशान करती रहती है, चाहे वो कितनी ही बार दूर फेंकी जाए। उसी वक्त मैं अपना हाथ उठाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जेट ब्लैक शैडो सॉयल लॉन्ग स्वॉर्ड मेरी शैडो से निकलकर मेरी मुट्ठी में आ जाती है। जेन पीछे हटता है और अपना बो खींचता है। उसकी आंखें बास की तरह नाइट पर टिकी हैं और वो एक स्किल सील एरो छोड़ता है, पर उससे मुश्किल से ही कोई फर्क पड़ता है। तीर बॉस की डिफेंस को तोड़ तक नहीं पाता। वो टकराते ही चकनाचूर हो जाता है। रिली मेरे बगल में दौड़ती है, स्पेल पड़ती है। एक डार्क मैजिक सर्कल से 2 अनडेड स्केलेटन सोल्जर्स प्रकट होते हैं। वो मौत से बेखौफ होकर पुरानी तलवारें लेकर बॉस पर टूट पड़ते हैं। वो बहुत नाजुक हैं। ग्रेट स्वॉर्ड का एक वार और वो मलबे में बदल जाते हैं। क्लॉडिया के चेहरे पर तनाव है। वो तेजी से हमारे पीछे एक पेड़ की तरफ हटती है और अपने दोनों हाथ उठाती है, हम तीनों पर शील्ड बूस्ट एक्टिवेट करते हुए। मैं शांति से देखता हूँ। मेरे तीनों टीममेट्स अकेले ये लड़ाई नहीं बदल सकते, पर वो सब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और बॉस को धीरा करने के लिए इतना काफी है। थोड़ा थोड़ा करके डैमेज मुझे ही देना होगा। मैं शैडो सॉयल लॉन्ग स्वॉर्ड को पकड़ता हूँ। मेरी आंखों में ठंडी चमक है और मैं एक अजीब फ्लूइड फुटवर्क के साथ क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा लड़ने का स्टाइल किसी स्वॉर्ड्समैन जैसा नहीं लगता, बल्कि एक बेरहम खामोश किलर जैसा है। अनप्रिडिक्टेबल स्ट्राइक्स और मूवमेंट्स लगभग वजनलेस। ये वही है जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बनाया था, अनगिनत मौत और जिंदगी के पलों से गुजरकर। ये कोई स्किल नहीं, प्योर बैटल एक्सपीरियंस है। इंट्रूडर, ब्लड लेक छोड़ दो, बाहर निकल जाओ। क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट दहाड़ता है और अपनी ग्रेट स्वॉर्ड घुमाता है। मैं उसे पूरी तरह इग्नोर करता हूँ। मैं थंडर रश स्वॉर्ड आर्ट एक्टिवेट करता हूँ। एक चमकती हुई ब्लू बिजली मेरी ब्लेड पर फैल जाती है। मैं एंगल बनाता हूँ और सीधा उस पर थ्रस्ट करता हूँ। ताकत का जवाब ताकत से देता हूँ। वो विशाल ग्रेट स्वॉर्ड एक नन्ही सी दिखने वाली ब्लेड से रुक जाती है। वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। साथ ही मैं ब्लडथर्स्ट ब्लेड को उड़ाता रहता हूँ, उसे नाइट के फ्लैंक पर घुमाते हुए। क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट गुर्राता है और उसे निपटाने के लिए पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। मैं इस फायदे का फायदा उठाता हूँ और उसे सांस लेने की जगह नहीं देता। शैडो सॉयल लॉन्ग स्वॉर्ड लगातार स्लैश मारती है, जबकि ब्लडथर्स्ट ब्लेड सपोर्ट के लिए ऊपर मंडराती रहती है। हमला किसी तूफान की तरह बरस रहा है। शैडो सॉयल लॉन्ग स्वॉर्ड में शैडो डैमेज है, जिसे बॉस की डिफेंस रोक नहीं सकती। ब्लेड किसी भूत की तरह निकल जाती है, सीधा नाइट की शैडो को काटते हुए, और क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट अचानक बौखला जाता है, कदम दर कदम पीछे गिरने लगता है। हमारे पास मौका है। रिली की आंखें चमक उठती हैं। वो एक और स्केलेटन समन करती है और उसे बॉस की पीठ पर हमला करने भेजती है। जेन की आंखें मौत के इरादे से तेज हो जाती हैं। वो खींचता है, स्किल सील एरो एक्टिवेट करता है। एक विशाल मरकरी जैसा प्रोजेक्टाइल निकलता है और सीधा बॉस की आंख के गड्ढे में घुस जाता है। बॉस की स्किल सील हो जाती हैं, इस पल के लिए पूरी तरह लॉक। रिली का स्केलेटन पीछे से मौका देखते ही अपनी पुरानी ब्लेड से बार बार वार करता है। हर हिट बॉस के विशाल शरीर को हिला देता है। बॉस गुस्से में घूमता है और स्केलेटन को चकनाचूर कर देता है, पर उससे पहले नहीं, जब तक उसने उसकी ताकत थोड़ी कम न कर दी हो। क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट दर्द से एक चीख मारता है और लड़खड़ाकर पीछे हटता है। हाँ, ऐसे ही चलो और हम ये कर लेंगे। जेन की आंखें चमकती हैं। वो लगातार फायरिंग करता रहता है, एक के बाद एक तीर बॉस की तरफ जा रहे हैं। आगे मैं उनकी तरह पुर उम्मीद नहीं हूँ। मेरे दिमाग में एक डर है, इस बॉस का HP बहुत ज्यादा है। मैं तो अभी सतह को मुश्किल से छू रहा हूँ। हमने अब तक मुश्किल से 10% ही खत्म किया है। जेन का स्किल सील एरो अपना काम कर रहा है, पर उसे लगातार नहीं चलाया जा सकता। जैसे ही इसका असर खत्म होगा, बॉस आग बबूला हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। सील टूट जाता है और क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट गुस्से से थरथराता है। वो ग्रेट स्वॉर्ड घुमाता है और एक स्किल एक्टिवेट करता है। एक भयानक शॉकवेव ब्लेड से निकलकर फटती है। वो फोर्स मुझे मेरे पैरों से उखाड़ देती है और हवा में फेंक देती है। मेरे नीचे की जमीन का एक बड़ा हिस्सा फट जाता है और जड़ों से उखड़ जाता है। मैं हवा में ही खुद को संभालता हूँ, जोर से लैंड करता हूँ और खुद को स्टेडी करके फिर से फोकस करता हूँ और थंडर रश स्वॉर्ड आर्ट एक्टिवेट करता हूँ। मैं वापस चार्ज करता हूँ और अपनी पूरी जान लगाकर उस पर टूट पड़ता हूँ। स्वॉर्ड का काम बिल्कुल फ्लूइड है, एकदम लिमिट तक। सेट बोनस बार बार ट्रिगर हो रहा है।
एक जेट ब्लैक शैडो निकलकर अनएक्सपेक्टेड स्ट्राइक्स मार रही है। जितनी तेजी से मैं घुमाता हूँ, शैडो स्ट्राइक ट्रिगर होने का चांस उतना ही बढ़ जाता है। मुझे अटैक करते रहना होगा। यहाँ ऑफेंस ही मेरा एकमात्र डिफेंस है और तेज और भयानक जैसे हवा और बिजली मिल गए हों। और फिर इस सब के बीच कुछ क्लिक करता है। एक नई स्वॉट टेक्निक मेरे दिमाग में बनती है। न्यू स्किल अनलॉक्ड, रेनस्टॉर्म ब्लेड स्टॉर्म, सिल्वर मिड ग्रेड। ब्लेड फोर्स किसी लगातार बारिश की तरह बरसती है। एक छोटे से विंडो में बहुत सारे स्ट्राइक्स मारता है, सिर्फ स्पीड के दम पर जीतते हुए। मेरे असॉल्ट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। शैडो डुलिस्टिक इफेक्ट्स तेजी से ट्रिगर होते हैं और बॉस का एचपी फाइनली तेजी से गिरने लगता है। कुछ मिनट्स बाद ये 60% से नीचे आ जाता है। फिर क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट दहाड़ता है। एक विशाल शॉकवेव बाहर की तरफ निकलता है और मुझे पीछे उड़ा देता है। उसकी आंखें चमक रही हैं। उसका चेहरा गुस्से और खून की प्यास से बिगड़ गया है और उसकी स्पीड और ताकत दोनों साफ तौर पर बढ़ गई हैं। मैं पीछे गिरता हूँ और खून की उल्टी करता हूँ। फेज 2 अभी से, पर मेरे होठों पर एक जंगली मुस्कान आती है। फेज 2 असलियत में अच्छी खबर है। इसका मतलब है बॉस सच में गुस्से में है। क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट एक पागल गुस्से के साथ चार्ज करता है, अपनी सबसे खतरनाक स्किल एक्टिवेट करते हुए अर्थ ब्रेकर क्लीव। वो चौड़ी ब्लड रेड ग्रेट स्वॉर्ड उसके सर के ऊपर उठती है। उसकी ब्लेड लाल रंग में जल रही है, ताकत साफ दिख रही है। मैं फोकस करता हूँ और ब्लडथर्स्ट ब्लेड को रोकने के लिए भेजता हूँ, पर जैसे ही वो टकराती है, वो घूमती हुई दूर निकल जाती है। वो स्ट्राइक सीधा मेरी तरफ ब्लड रेड बीम ऑफ लाइट छोड़ती है। मैं आगे बढ़ता हूँ, उसके अंदर घुसते हुए उसे ड्रॉन फ्लैश के साथ आमने सामने मिलने का प्लान करता हूँ। जब वो अर्थ ब्रेकर क्लीव करता है तो उसके आर्मर के जॉइंट्स अलग हो जाते हैं और फ्लैश दिखने लगता है। मुझे उस गैप पर हिट करना होगा और जोर से हिट करना होगा। मेरा शरीर हवा में रोशनी की एक लकीर बन जाता है। ड्रॉन फ्लैश फुल पावर और वो ठीक उसके आर्मर प्लेट्स के बीच के गैप में लगता है। बॉस का एचपी एक पल में आधे से ज्यादा गिर जाता है और मुझे 0 डैमेज होता है, क्योंकि उसी पल मैंने फैंटम स्टेप एक्टिवेट किया और उसकी ब्लेड के आर पार निकल गया। क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट की आवाज गुस्से से कांपती है। उसके हाथ की ग्रेट स्वॉर्ड बदल जाती है, एक विशाल हैमर का रूप ले लेती है और वो अपना आखिरी हमला शुरू करता है। उसके पीछे क्रिम्सन लेक का पानी उबलता है और ब्लेड शेप्स में बदल जाता है, जो उसके हैमर के साथ फॉर्मेशन में घूमने लगते हैं। ये बॉस की सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल है, रोरिंग वाटर्स। डजन्स ऑफ ब्लड वाटर ब्लेड्स एक साथ जमा होते हैं और लॉन्च होते हैं। मेरा एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। मैं रेनस्टॉर्म ब्लेड स्टॉर्म एक्टिवेट करता हूँ, जो मेरे पास सबसे तेज अटैक स्किल है। शैडो सोल लॉन्गस्वॉर्ड डार्क स्लैशेस की एक बौछार बन जाती है, जबकि ब्लडथर्स्ट ब्लेड मेरे बगल में मंडराती है आने वाली ब्लेड्स को रोकने के लिए, पर वो बहुत सारी हैं। मुझे प्रेशर महसूस होने लगता है। डैम इट! मैं दांत पीसता हूँ और गुर्राता हूँ। फैंटम स्टेप फिर से एक्टिवेट करने के लिए तैयार, पर उसकी एनर्जी कॉस्ट बहुत भयानक होगी। किसी भी एक लड़ाई में मैं फैंटम स्टेप सिर्फ 2 बार एक्टिवेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसे अभी फूंक देता हूँ तो मेरी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बाकी लड़ाई बहुत दर्दनाक होगी। तभी तीरों की एक बौछार आती है। ज़ेन के शॉट्स ताकतवर और सटीक हैं, जो ब्लड वाटर ब्लेड्स की एक बड़ी संख्या को चकनाचूर कर देते हैं। मुझ पर से प्रेशर कम हो जाता है। मैं राहत की सांस लेता हूँ। मैं वो कीमती एनर्जी आखिरी बार के लिए बचा सकता हूँ। मैं रेनस्टॉर्म ब्लेड स्टॉर्म घुमाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मेरे हाथ की ब्लेड पर बिजली कड़क रही है। हवा में तैरती ब्लडथर्स्ट ब्लेड मेरे दूसरे हाथ में आ जाती है। किलिंग इंटेंट मेरी आंखों से बह रही है। अब कोई रोक टोक नहीं। बायां हाथ ब्लडथर्स्ट ब्लेड थंडर रश स्वॉर्ड आर्ट एक्टिवेट करते हुए, दायां हाथ शैडो सॉइल लॉन्ग स्वॉर्ड ड्रॉन फ्लैश एक्टिवेट करते हुए। 2 सिल्वर मिड ग्रेड स्वॉर्ड आर्ट्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं। पूरे एरिया में एक कान फाड़ देने वाली तलवार की गूंज उठती है। मेरी फिगर चमकती हुई बिजली की एक लकीर बन जाती है। ब्लेड की रोशनी चमकती है और दोनों तलवारें नीचे गिरती हैं। दोनों तलवारें सीधा क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट की खोपड़ी पर गिरती हैं। वो अपने दोनों घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। उसकी आंखों से रोशनी चली जाती है। गहरा पीला खून बाहर निकलता है। वो पीछे बहते हुए क्रिम्सन लेक के पानी में मिल जाता है। एक पल में इंस्टेंस के हर प्लेयर के दिमाग में एक आवाज गूंजती है, अनाउंसमेंट, हिडन बॉस हराया जा चुका है। एक स्वॉर्ड सॉवरेन प्लेयर ने हिडन बॉस को मार गिराया है। इंस्टेंस सेटलमेंट शुरू हो रहा है। सभी प्लेयर्स को बधाई। जीत के साथ वापस घर लौटने के लिए तैयार हो जाएं। जो हंगामा मचता है वो बिल्कुल किसी बम फटने जैसा है। नहीं, नामुमकिन है। कैसे? ये हिडन बॉस होता क्या है? हमने अभी तक रेगुलर वाला नहीं ढूंढा और किसी ने पहले ही हिडन बॉस मार दिया। क्या पहला किल भी किसी स्वॉर्ड सॉवरेन ने नहीं किया था? ये वही बंदा नहीं हो सकता। वो पक्का सिस्टम हैक कर रहा है। हमने तो अभी तक अपनी लेवलिंग ग्राइंड भी खत्म नहीं की। इंस्टेंस शुरू हुए सिर्फ 10 घंटे हुए हैं। ये तो हद से ज्यादा अजीब है। ये बंदा है कौन? हर वो प्लेयर जो अभी भी मैदान में है शॉक में है। इंस्टेंस में ही कहीं एक आदमी जिसने भड़कीले गोल्ड आर्मर पहने हैं, एक लंबे हैंडल वाला पर्पल क्रिस्टल हैमर पकड़ता है। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया है। ये डैनियल है। वो टॉप न्यूकमर्स के एक एलिट स्क्वाड को लीड कर रहा है, जो सब उसके परिवार द्वारा अरेंज किए गए पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं। डैनियल खुद पूरी तरह गोल्ड टियर गियर में लदा हुआ है।
इंस्टेंस में घुसने के बाद से वो बॉस को ढूंढने के लिए पूरा मैप छान रहा है ताकि किल पर कब्जा करके एक ही बार में फर्स्ट प्लेस सिक्योर कर सके। उसने रास्ते में मॉन्स्टर्स को मुश्किल से छुआ भी नहीं, पर उसे रेगुलर बॉस तक नहीं मिला और अब किसी ने पहले ही हिडन बॉस खत्म कर दिया है। उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बर्बाद हो चुकी है। उसका प्लान पूरी तरह फ्लॉप है। गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। डैम इट, कैसे, कौन? उसकी आवाज कांपती है और एक और बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कल रात से उसका अग्नि से संपर्क नहीं हो पा रहा। उसके साथ क्या हुआ? इसी बीच मेरे दिमाग में सेटलमेंट नोटिफिकेशंस की लड़ी लग जाती है। स्लेन हिडन बॉस, क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट। पार्टी के हर मेंबर को 6292 एक्सपी मिला है। मैं सीधा 2 लेवल्स जंप करके 16 पर पहुंच जाता हूं। क्लॉडिया 13 पर पहुंच जाती है। जेन 12 पर, लगभग 13 के पास। रिली लेवल 7 से सीधा 10 पर पहुंचती है। एक साथ 3 लेवल्स। अगर वो अपनी क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट की वजह से रुकी ना होती तो शायद और आगे निकल जाती। रिली और जेन दोनों थोड़े डेज्ड हैं। हमने सच में ये कर दिखाया, पर इतनी सारी एक्सपी क्यों? 4 लोगों की स्क्वाड को सिर्फ एक बॉस मारने से इतना एक्सपी नहीं मिलना चाहिए। क्लॉडिया थोड़ी मुस्कुराहट के साथ दौड़ कर आती है। ये मेरी स्किल की वजह से है, सोल रेजोनेंस। ये पार्टी को मिलने वाली सारी एक्सपीरियंस को डबल कर देती है। मैं शांति से बॉस की बॉडी के पास जाता हूँ। ड्रॉप्स काफी बढ़िया हैं। फॉलिंग टॉम्ब, ब्लेड स्किल स्क्रोल, प्लैटिनम लोअर ग्रेड, सोल ऑक्सिलरी नेकलेस, प्लैटिनम लोअर ग्रेड, ब्लड फील्ड लीजन समन स्किल स्क्रोल, गोल्ड हाई ग्रेड, सोल बाइंडिंग डीके बो, प्लैटिनम लोअर ग्रेड, 40,000 वॉन कॉइन्स। लगभग हर चीज प्लैटिनम टियर की है। मैं ज्यादा देर नहीं सोचता। 10,000 वॉन कॉइन्स तुरंत सब में बांट दिए जाते हैं। सबका योगदान था। मैं सब चीजों पर ऑल एसेंशन यूज करता हूँ। लगभग सब कुछ प्लैटिनम मिड ग्रेड पर अपग्रेड हो जाता है और क्रिम्सन डेथ नाइट समन सीधा प्लैटिनम हाई ग्रेड पर पहुंच जाता है। मैं आइटम डेटा स्कैन करता हूँ। स्टारलेट सॉइल नेकलेस कमाल का है। यह सॉइल एनर्जी स्टोरेज की लिमिट बढ़ाता है और अब्जॉर्प्शन रेट को भी तेज करता है। मैं इसे सीधा क्लॉडिया को दे देता हूँ। वो हीलर है और लगातार सोल एनर्जी खर्च करती रहती है। इसका फायदा उससे ज्यादा किसी को नहीं होगा। अगला, क्रिम्सन डेथ नाइट समन रिली के पास जाता है। सिर्फ उसकी क्लास ही इसे यूज कर सकती है और एक बार सीखने के बाद वो एक क्रिम्सन आर्मर्ड किंग नाइट समन कर सकती है। सोल बाइंडिंग डीके बो जेन के पास जाता है। उसकी आंखें थोड़ा कांपती हैं। एक हल्का सा इमोशन जब वो इसे एक्सेप्ट करता है और रख लेता है। थैंक यू, वो कहता है, और उसका मतलब वही है, थैंक यू क्रेस्ट, आज से तुम मेरे साथी हो। वो अच्छी तरह जानता है कि ये पूरी लड़ाई मैंने संभाली है। उसने मुश्किल से कोई असली डैमेज दिया था और फिर भी मैं उसे ऐसा वेपन दे रहा हूँ। यह उम्मीद से बहुत ज्यादा है। मैं सिर हिलाता हूँ और कुछ नहीं कहता। अपने खुद के ड्रॉप की तरफ मुड़ता हूँ। फॉलिंग टॉम ब्लेड, प्लैटिनम मिड ग्रेड। ये एक विशाल पत्थर की तलवार समन करती है जो ऊपर से नीचे गिरती है, भयानक डैमेज देते हुए। मैं स्किल सीखने के लिए स्क्रोल को क्रश करता हूँ, फिर अपना हाथ उठाता हूँ और एक विशाल जेट ब्लैक पत्थर की तलवार आसमान से किसी बड़े टॉमस्टोन की तरह नीचे गिरती है, जमीन में गहरी धंसते हुए, जिस पर पुरानी नक्काशी बनी हुई है, उसकी सतह पर बनी हुई है। इसका सिर्फ वजन ही किसी मॉन्स्टर को कुचलकर चटनी बना सकता है। अगर हिडन बॉस अभी जिंदा होता तो इसने पहले ही वार में उसका आर्मर चकनाचूर कर दिया होता। मेरा मूड अच्छा हो जाता है। ये मेरी पहली प्लैटिनम टियर एक्टिव डैमेज स्किल है। सबकी बॉडी फ्लिकर और ब्लर होने लगती है। इंस्टेंस सेटलमेंट कंप्लीट। डिपार्चर नजदीक है। क्रेस्ट, अगले इंस्टेंस के लिए मुझे कॉल करना, जेन कहता है, अपने बो को अपनी पीठ पर सेट करते हुए। हे क्रेस्ट, मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। क्लॉडिया एक चमकती हुई हंसी के साथ वेव करती है और उसकी फिगर गायब हो जाती है। रिली आगे बढ़ती है, बालों की एक लत को साइड करती है और मुझे एक शांत मुस्कुराहट देती है। फिर वो भी चली जाती है। मैं अपने एक वाइड स्पेस में खींच लिया जाता हूँ। अनगिनत लिस्ट्स खुल जाती हैं। स्कोर्स तेजी से कैलकुलेट हो रहे हैं। मेरा टोटल ऊपर बढ़ रहा है। नो डैमेज क्लियर ऑफ स्कारलेट रॉक कैवर्न, स्पीड रन बोनस, फर्स्ट किल ऑफ द इंस्टेंस, परफेक्ट चैलेंज बोनस, फाइनल रेटिंग एस रैंक, टाइटल मिला है राइजिंग ओवरलॉर्ड, इफेक्ट सारे स्टैट्स +15, सारी स्किल प्रोफिशिएंसी +10%। रैंकिंग सेटल हो रही है। एक लीडर बोर्ड मेरे सामने प्रकट होता है। नॉविस इंस्टेंस नंबर 1 144, 10th प्लेस बर्सर्फर कोडी लेवल 7, 9th प्लेस कल्टीवेटर रेगी लेवल 8, 8th प्लेस। सारे टॉप 10 को बोनस रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फर्स्ट प्लेस रिवॉर्ड्स खास तौर पर बड़े हैं। मेरा चेहरा शांत है। मुझे पहले से ही नतीजा पता है। फर्स्ट प्लेस मेरा ही है। एक नॉविस इंस्टेंस में लेवल 16 तक पहुंचना, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ और शायद फिर कभी नहीं होगा। इसी बीच वापस फर्स्ट हाई में हर फैकल्टी मेंबर लीडर बोर्ड से चिपका हुआ है। क्या हो रहा है? ये नॉविस इंस्टेंस इतनी जल्दी खत्म हो गया? अभी मुश्किल से 1 दिन हुआ है। पक्का कुछ गलत हुआ होगा। कमरे में बड़ी वर्चुअल स्क्रीन्स की कतारें तैर रही हैं जो पड़ोसी शहरों के हर स्कूल की फैकल्टी को दिखा रही हैं। हर साल नॉविस इंस्टेंस असल में एक टूर्नामेंट होता है। पूरे रीजन के एजुकेटर्स रिजल्ट्स देखने और कंपेयर करने के लिए जमा होते हैं। एक स्क्रीन से एक ठंडी हंसी आती है। इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट हाई, ये इंस्टेंस इतनी जल्दी खत्म हुआ है।
तो उसका पूरा क्रेडिट हमारे वुयांग थर्ड हाई के जीनियस लुकास को जाता है। मैं सजेस्ट करता हूं कि तुम सब इस साल के रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठा लो, क्योंकि अगले साल तुम्हारे सेलेस्टियल टॉवर स्लॉट्स खतरे में लग रहे हैं। बोलने वाले वुयांग थर्ड हाई के प्रिंसिपल हार्डन हैं। प्रिंसिपल हार्डन की इस बात पर फर्स्ट हाई की फैकल्टी गुस्से से तमतमा उठती है, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। वो मना नहीं कर सकते। लुकास सच में असली खिलाड़ी है। ग्रेसन हालांकि बिल्कुल शांत रहता है। जो भी हो जाए वो घबराया हुआ नहीं दिख सकता। प्रिंसिपल हार्डन, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। इस साल का मैदान कमाल का है, जितना याद है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्लियर, तेज होना तो नेचुरल है, पर रिजल्ट्स फाइनल होने से पहले ही सारा क्रेडिट अपने स्टूडेंट को देने की इतनी जल्दी, थोड़ा डेस्परेट नहीं लग रहा आपको? ग्रेसन की आंखें सिकुड़ती हैं। हर शब्द एक तलवार जैसा है। जो कहना है कहो प्रिंसिपल ग्रेसन। फर्स्ट प्लेस वुयांग थर्ड हाई का ही है और ये फाइनल है। और सिर्फ लुकास ही नहीं, हमारे पास 2 9 स्टार टैलेंट अवेकनर्स हैं और कई 8 स्टार पर हैं। कॉन्फिडेंस तो बनता है। जेंटलमैन बस कीजिए, एक बुजुर्ग प्रोफेसर बीच में बोलते हैं। अच्छा टैलेंट पूरी इंसानियत के लिए एक आशीर्वाद है, इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड देखते हैं। ग्रेसन सिर हिलाता है और वापस लीडर बोर्ड की तरफ मुड़ता है, ऊपर से बिल्कुल शांत, बराबर की टक्कर देते हुए, अंदर से थोड़ा अनईजी। इस साल फर्स्ट हाई को टॉप 3 में कम से कम एक स्टूडेंट चाहिए। यहाँ अपना फ्यूचर बचाने के लिए इतना तो चाहिए ही। टॉप 3। उसने पहले ही मन दुआ मांगनी शुरू कर दी है और मेरा नाम लीडर बोर्ड पर कहीं दिखाई ही नहीं दिया। इसलिए ग्रेसन मान लेता है कि या तो मैं इंस्टेंस में मर गया हूँ या फिर मैं कहीं छुपा हुआ हूँ, लड़ने से डरा हुआ। जो भी हो, इसका मतलब है कि इस स्टूडेंट का आगे कोई फ्यूचर नहीं है। उसने पहले ही मेरा नाम पूरी तरह काट दिया है।